वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे को आज़ादी कैसे मिली थी, कौन कौन से हमारे मूवमेंट्स हुए थे और उसमें महात्मा गांधी जी का मेन रोल क्या क्या था। दिस यू विल स्टडी। और हमारा चैप्टर क्या, हमारी पूरी बुक ही कंप्लीट होने वाली है बिकॉज दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर। और उसके बाद एक चैप्टर के बाद आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भाई मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगा। इस साल मैंने आप लोगों को फिर से फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, चाहे मैं 6-8 बार पढ़ा चुकी हूँ, मैंने दोबारा से आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया है। हमारा फर्स्ट टू लेके लास्ट वर्ड तक पढ़ाया है कि चैप्टर का। ये नहीं कि कोई वन शॉट में कोई छोटा करके पढ़ाया है कि समरी दे दियो समथिंग लाइक दैट। नो, एक एक लाइन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर में मिल रहा है। तो अगर नंबर लेकर आने तो ही वीडियोस को देखो, वरना तो आप जो है कोई फायदा नहीं है। हिस्ट्री जो हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बर्डनसम लगता है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, लेंदी लगता है। बट इफ यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी वीडियो से देख रहे हो, ये दिक्कत तुम्हारे साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर अभी तक पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, जाके फर्स्ट से लेके इस चैप्टर तक जल्दी से पहुंचो। 12 दिन में भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एक दिन में एक चैप्टर। एंड टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि हिस्ट्री में नोट्स सबसे जरूरी होते हैं। एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट लिखी है, तो वो नोट्स की भी तुम्हें टेंशन लेनी है। नोट्स मैंने बना दिए हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट के, इवन इंग्लिश के। यू जस्ट हैव टू गो एंड सब्सक्राइब मी देयर। ओके, तो नोट्स पता चल गए, वीडियोस पता चल गई। अब चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो सेकंड चैनल है सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज 11-12, उसे सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन आंसर्स हम वहां पे करते हैं। तो सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमें कैसे आजादी मिली थी ये हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे ज्यादा इसमें हम महात्मा गांधी जी का रोल पढ़ेंगे, हमारे आजादी के जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें, ठीक है। तो स्टार्ट होता है हमारा पहला टॉपिक सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड करके, जो हमारा ग्रे बॉक्स होता है। तो वहां पे हमें बता रखा है कि हर कंट्री के कोई ना कोई ऐसे बड़े लीडर जरूर होते हैं जिन्होंने उनको आजादी दिलाने में उनका नाम सबसे आगे आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इटली के अंदर गारिबाल्दी नाम के लीडर थे, आपको याद हो हमने 10th में पढ़ा था। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन का नाम आता है और वियतनाम के अंदर हो ची मिन का आता है। और वहीं पे अगर इसी बारे में हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया को आज़ादी दिलाने में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी थे, भगत सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, वी हैव सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स। बट अगर आप उनसे भी पूछते, जब अगर हम उस जमाने में होते, तो वो भी सबसे पहले गांधी जी का ही नाम लेते। तो सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो आता है गांधी जी का। तभी हम गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशन भी जो है वो बोलते हैं। नाउ व्हाई गांधी वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके जो टैक्टिक्स थे, जो उनके सत्याग्रह का मूवमेंट था, जो उनकी एक नीति होती थी, वो एक बिल्कुल ही आप कह सकते हो सबको पसंद आती थी। इवन ब्रिटिशर्स भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। और आने वाले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि वाई गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन अपना कहते हैं। तो हिस्ट्री तो लीडर्स को शेप करती भी है, बट लाइक ऑल ग्रेट लीडर्स वाज आल्सो शेप्ड बाय द सोसाइटी एंड द टाइम ही लिव्ड इन। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट लीडर्स मेक हिस्ट्री, यानी कि बड़े बड़े लीडर्स हमारा इतिहास लिखते हैं, बट हिस्ट्री आल्सो मेक्स देम। बट उस जमाने का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने कैसे रिएक्ट करा, वही चीज उनको एक अच्छा इंसान बनाती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। गांधी जी ने 1915 में जब वो इंडिया आते हैं, तब से लेकर जब उनकी डेथ हुई 1948 में, उन्होंने क्या क्या काम करा इंडिया के अंदर। उनका इंटरेक्शन पीजेंट से कैसा था, वर्कर से कैसा था, वुमेन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, पॉलिटिशियन से कैसा था। जो जो मूवमेंट उन्होंने चालू करे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों ही मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं। हमारी आज़ादी हमें कैसे मिली उसके। एंड हिस्टोरियंस ये सब पढ़ने के लिए सोर्सेज में रखते हैं अपने पास लेटर्स, न्यूज़पेपर और स्पीचेस और रिकॉर्ड्स जो जो हमारे पास है, ठीक है। एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट भी 12th में इंडिगो चैप्टर में आप पढ़ते हो, लुईस फिशर ने जो लिखा था गांधी जी का, तो तुम तो और अच्छे से समझ सकते हो। हमने पूरा इंडिगो चैप्टर पढ़ रखा है, तो ये सब हमारे पास सोर्सेस है। तो अब आता है हमारा पहला टॉपिक, अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। ये टॉपिक का नाम इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि आज हम बात करेंगे जब गांधी जी सबसे आप कह सकते हो मतलब इंडिया में पैदा हुए थे। ही वॉज इंडियन ओनली, बट वो जॉब के लिए, अपने काम के लिए, वॉज अ लॉयर। वो साउथ अफ्रीका रहते थे बहुत समय तक, और वहां पे भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी थी। अब वो इंडिया वापस आए थे, तो उसके बाद क्या क्या हुआ दैट वी विल स्टडी। तो गांधी जी इंडिया वापस आते हैं 1915 के अंदर, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। उससे पहले वो 20 सालों तक गाइस कहाँ रहे थे, साउथ अफ्रीका में रहे थे। वो वहां लॉयर बन के गए थे एंड स्लोली वहां पर भी वो एक बहुत बड़े लीडर बन गए थे ऑफ द इंडियन कम्युनिटी के। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है चंद्रन देव सेनन। तो इन्होंने ना मतलब एक कोटेशन बोली थी महात्मा गांधी के लिए, आपको ये याद रखना है क्योंकि सीयूईटी में यहीं से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। उन्होंने कहा था दैट साउथ अफ्रीका मेड गांधी अब महात्मा बिकॉज साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने जो मतलब
लोगों को इकट्ठा करके स्ट्रगल्स करे थे। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका ने ही उन्हें महात्मा बना दिया था, एक बड़ी आप कह सकते हो नोबल सोल बना दिया था, क्योंकि वहां पे उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया क्रिएट करा था कि अगर आपको किसी को कंप्लेंट करना है, लड़ाई करने की जगह आप पीसफुली उसे अपनी बात समझाओ तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने वहीं पे ही रिलीजन्स के बीच में लोगों में हार्मनी हो, रिलीजन के नाम पे लोग लड़े ना आपस में, ये शुरू कर दिया था। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी और वुमेन राइट के ऊपर भी उन्होंने ये सब चीजें साउथ अफ्रीका से ही गाइस शुरू कर दी थी। अब जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो उस समय हम लोग ब्रिटिश रूल में थे, बट लोग जो थे इस समय पे जब गांधी जी आए थे ना, पॉलिटिकली एक्टिव बहुत हो चुके थे। जैसे आपने 1857 का भी रिवोल्ट पढ़ा, वो तो बहुत पुराना जमाना था, अब हम और आगे आ गए, 1915 में आ गए हैं। 1875 के भी आपने रिवोल्ट पढ़े, जो है डेक्कन के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो अब लोग गुस्सा हो चुके थे ब्रिटिशर्स से, हमें नहीं चाहिए था ब्रिटिश रूल, हमें चाहिए थी डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी। तो उसके लिए पॉलिटिकली एक्टिव बहुत थे, कांग्रेस हर जगह फोरफ्रंट पे होकर काम कर रही थी। तो पॉलिटिकल सिनेरियो काफी वाइब्रेंट था उस समय पे हमारा। ये नहीं कि पॉलिटिक्स नहीं चलती थी, पॉलिटिक्स होती थी, इलेक्शंस होते थे, बहुत कुछ होता था हमारी कंट्री में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सिटीज में आ चुकी थी, ये मैंने आपको कहा है। स्वदेशी मूवमेंट चला था हमारी कंट्री में 1905 से 7 में। इससे लोगों ने ऑलरेडी ब्रिटिश के काफी गुड्स को बाइकआउट करा था, क्योंकि हमारे यहाँ लाके अपनी चीजें बेचते थे। तो हमारे पास एक जरिया होता था अपना नेशनलिज्म की, हम इंडियन है, हमें इंडिया बनाना है, कि एक तरीका ये होता था कि हम कहते थे हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, फिर इनका नुकसान होता था। तो फेमस लीडर जो हमारे पास ऑलरेडी थे गांधी जी से पहले, आप कह सकते हो गांधी जी के इंडिया आने से पहले, वो है बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, इनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है। बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल एंड लाला लाजपत राय फ्रॉम द पंजाब। इन तीनों को मतलब अगर हम एक बोले तो इनको एलिट्रेशन दी जाती है, लाल बाल एंड पाल। एंड ये सपोर्ट करते थे मिलिटेंट नेशनलिज्म को। ठीक है, तो लाल बाल पाल जो थे ना, ये मिलिटेंट नेशनलिज्म को फोर्स करते थे। मतलब ये वो लीडर्स थे हमारे रेडिकल लीडर्स, इनको हथियार उठाने में कोई दिक्कत। उन्होंने कहा अगर ब्रिटिशर्स को हमें भगाना है तो हमें हथियार उठाना पड़े, नो प्रॉब्लम, इन्हें भगाना है। बट वहीं पे एक मॉडरेट लीडर्स भी हमारे होते थे। मॉडरेट्स वो होते थे जो सोचते थे कि ठीक है ब्रिटिशर्स रहे यहाँ पे, जाए भी यहाँ से, बट जो हम बातचीत करें वो पीसफुली करें, एंड जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको हम समझें, फिर हम उनको जो है मतलब वो वेपन्स वगैरह यूज ना हो। रेडिकल लीडर से बिल्कुल अलग सोचते उनकी मॉडरेट्स की। तो मॉडरेट्स जो होते थे उनमें से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? ये गांधी जी के गुरु थे, एक तरीके से आप कह सकते हो, जिनको गांधी जी खुद भी फॉलो करते थे। दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी एक मॉडरेट ही थे, एंड वो भी पीसफुल और ग्रेजुअल रिफॉर्म चाहते थे। वो भी चाहते थे ब्रिटिशर्स जाएं, बट पीसफुली हो, सब कुछ ग्रेजुअली हो, धीरे धीरे। ठीक है, दैट्स व्हाट मॉडरेट्स की थिंकिंग हुआ। ठीक है, नाउ गांधी जी को इंडिया के बारे में पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे इंडिया में हो रहा है, ब्रिटिश राज आ गया है, पता ही था मतलब। तो गोखले ने उन्हें एडवाइस करा गांधी जी को कि आप पहले इंडिया का पूरा टूर करो। तो गांधी जी जब इंडिया आते तो एकदम से कोई आंदोलन सत्याग्रह नहीं करते, पहले पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं, देखने के लिए कि हर कोने के अंदर फार्मर का क्या हाल है, पीजेंट का क्या हाल है, वो घूमते हैं। आफ्टर ईयर ऑफ ट्रैवलिंग, जब वो पूरा समय घूम लेते हैं, उसके बाद पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस जो गांधी जी ने दिया था वो था BHU के अंदर। पहली बार जब गांधी जी बाकी पॉलिटिशियंस के सामने गए, इंडिया के बाकी लोगों के सामने गए, एज अ लीडर, एज अ पर्सन, एज अ स्पोक पर्सन, वो कहाँ पे था? वो BHU में, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खुली थी फरवरी 1916 में। लिखो, 1 मार्कर क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर, कब BHU ओपन हुई थी? फेब 1916 में हुई थी। एंड इट वाज अ वेरी रिमार्केबल पॉइंट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी जो है हमारी कंट्री में खुली थी। ठीक है, तो वहां पे ये लोग गए थे सारे के सारे। अब गांधी जी ने वहां पे एक बहुत पावरफुल स्पीच दी थी। इंडिगो वाले चैप्टर में भी यही पढ़ा था गाइस हमने। वहां पे गांधी जी ने एक स्पीच दी थी। ठीक है, और वो स्पीच से पूरी इंडियन सोसाइटी उस समय इंप्रेस हो गई थी गांधी जी से। मतलब बिल्कुल ही देवर ऑस्ट्रक कि भाई ऐसा भी कोई सोच रख सकता है क्या? क्या हुआ था उस इवेंट में? बड़े अमीर लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े राजकुमार, रिच डोनर्स एंड टॉप कांग्रेस लीडर्स आए थे। और गांधी जी को उस समय पे लोग जानते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था वो कौन है। बट जब उन्होंने बात करनी शुरू करी तो उन्होंने डायरेक्टली जो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया एलिट्स को। वही एलिट जो उनके सामने बैठे थे, वही अमीर लोग, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जिन्हें इंग्लिश भी आती थी, पैसा भी खूब था, लॉयर्स, डॉक्टर्स, और आप कह सकते हो राजकुमार प्रिंसली स्टेट के, उन और रिच डोनर्स, बड़े बड़े अमीर अमीर लैंडलॉर्ड्स, उन सबके सामने उन्होंने उनको ही इल्जाम लगाना और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये इवेंट बहुत गॉर्जियस शो लग रहा है। अब उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था कि हमें याद रखना है। तो ही सेड ये इवेंट बहुत गॉर्जियस शो लग रहा है, बहुत चकाचौंध वाला ऐसा लग रहा है, अमीर अमीर लोग आए हैं यहाँ पे, और रिच पीपल ने ज्वेलरी पहन रखी है, विद मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस सफरिंग देयर। तो उन्होंने
ताना मार दिया सीधा डायरेक्टली। और ज्वेलरी मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कपड़े सुंदर सुंदर और जो ज्वेलरी उन लोगों ने पहनी हुई थी, बट वो कह रहे थे कि आप अमीर लोग तो अभी भी वही शान की जिंदगी जी रहे हो, जो स्ट्रगल कर रहे हैं रियल ब्रिटिश राज में वो तो हमारे गरीब किसान है ना, और इंडियन के गरीब लोग हैं, उनके ऊपर तो बर्डन आए जा रहा है रेवेन्यू कलेक्शन करके ब्रिटिशर्स का, और बाकी उनकी जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं। जो अमीर लोग थे वो तो ब्रिटिश राज में भी मजे में ही बैठे हुए थे, तो वो उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं। इंडियन कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस द रिच गिव अप द लग्जरी एंड वर्क फॉर द पुअर। वो कहते हैं जब तक हमारे को लग्जरी आप लोग गिव अप नहीं करोगे और पुअर के लिए खड़े नहीं होगे तब तक हमें आजादी नहीं मिल सकती, आप चाहे कुछ ही कर लो। और वो कहते हैं रियल सैल्वेशन हमारा आएगा फ्रॉम द फार्मर्स, नॉट लॉयर्स, नॉट डॉक्टर्स, नॉट लैंडलॉर्ड्स। तो वही बात बिल्कुल सही की थी उन्होंने कहा जब फार्मर हमारे साथ होंगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, उनका हम साथ देंगे ना, तब हमें आज़ादी मिलेगी। डॉक्टर, लॉयर और जो है बड़े बड़े अमीर लोगों के इकट्ठा होने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि रियल पॉपुलेशन तो वही थी हमारी जो पीड़ित थी। तो ये चीज़ वो उन्हें कहते हैं। नाउ उनकी स्पीच इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि BHU की ओपनिंग एक बहुत प्राउड मोमेंट थी हमारे कंट्री के लिए, और गांधी जी ने वही एक बढ़िया मौका ढूंढा पुअर मेजोरिटी का दर्द जो है वहाँ पे दिखाने के लिए। उन्हें ये चाहिए था कि नेशनलिज्म सबके लिए हो, खाली एजुकेटेड और वेल्दी लोगों के लिए ये ना हो कि वही आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वरना तब क्या था, अब गरीब लोग तो वही लड़ते रहते थे कि रेवेन्यू उनको माफ करवा दो एंड ऑल दैट। ये कि भाई अब ब्रिटिशर भारत छोड़े, हमें पूरा इंडिया अपना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वहां तक तो उन्हें आना अलाउड ही नहीं हो रहा था। वहां तो बस अमीर अमीर डेलीगेट्स जो पढ़े लिखे बाहर के थे। देखो उस जमाने में गांधी जी तक लंदन से पढ़े हुए थे गाइस, तो दीज वर द, आप कह सकते हो ये जो लोग थे ये काफी अमीर एजुकेटेड लोग थे। तो उन्होंने कहा खाली इनके लिए जब तक पॉलिटिक्स का रास्ता खुला है तब तक आज़ादी हमें नहीं मिलेगी, जब सब लोग आएंगे तब हमें आज़ादी मिलेगी। तो इस स्पीच को कहा जाता है इंडियन नेशनलिज्म मस्ट इंक्लूड पीजेंट्स एंड वर्कर। गांधी जी का ये मैसेज था, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है ये वाला टॉपिक। अब जो है अगर हम आगे बात करें, अब उसी सेम ईयर में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और वहां पे जो है एक पीजेंट आता है चंपारण बिहार से गांधी जी से मिलने, राजकुमार शुक्ला, जो हमने इंडिगो चैप्टर में पढ़ा था। उनके साथ गांधी जी चंपारण जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं वो हमें पता है। उन्होंने गांधी जी को बताया कि इंडिगो प्लांटेशन उनसे करवाई जाती है और बहुत नाइंसाफी हो रही है, तो गांधी जी उनके साथ गए थे, और वो फर्स्ट मेजर मूवमेंट था इंडियन चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने करा था। याद है इंडिगो चैप्टर, क्लास 12 की इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। राजकुमार शुक्ला नाम का एक पीजेंट आते हैं, फिर वो उनके साथ जाते हैं और वहां पे ब्रिटिशर के खिलाफ जो है उनको जेल भी ले जाया जाता है एक बारी, मतलब कोर्ट में ले जाया जाता है, बट लोगों की फार्मर्स इकट्ठे होकर जब आते हैं तो उनको बेल दे दी जाती है। तो ये दिखाया था उस दिन, पावर शो हो गई थी कि अगर फार्मर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ेगा। तो पहला टर्निंग पॉइंट था ये महात्मा गांधी जी की लाइफ का, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का, इंडिया का चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो अब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो पहला बिग स्केल मैसिव मूवमेंट इंडिया के अंदर हुआ था गांधी जी के राज में, तो वो कैसे हुआ था, वी विल स्टडी दैट। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है गांधी जी ने डायरेक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा, तो उससे पहले और भी मूवमेंट्स हुए थे, बट वो एक एरिया के अंदर के ही थे, इंडिया लेवल नहीं हुए थे पूरे। तो वो कौन से थे, जैसे 1917 में हुआ गांधी जी का चंपारण मूवमेंट। तो ये जो मैंने ये लिखा है ना गाइस, ये आपको एग्जाम में पूरा 1 मार्कर 2 मार्कर में आएगा, तो यही 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो गांधी जी ने 1917 में बहुत समय चंपारण बिहार में बिताया, वहां पीजेंट्स की हेल्प करी जिनको ब्रिटिश प्लांटर्स इंडिगो उगाने के लिए फोर्स करते थे। ठीक है, ही फॉट फॉर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दैट पीजेंट शुड नॉट बी एविक्टिव इजीली, और फ्रीडम टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। ये 2 काम उन्होंने वहां पर करे थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करा था 1918 में। गांधी जी अहमदाबाद गए थे गुजरात में, वहां पे जो लेबर डिस्प्यूट चल रहा था मिल ओनर्स के साथ में, वो टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ में, उसको सुलझाया। ये जो लेबर्स थे, उनके जो ओनर्स थे ना, वो उनको अच्छी वेजेस नहीं दे रहे थे, अच्छी कंडीशंस नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने वर्कर्स की डिमांड को सपोर्ट करा अच्छी वर्किंग कंडीशन और वेजेस के लिए। फिर हुआ खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात के अंदर। क्रॉप फेलियर हो गया था और पीजेंट्स के पास, खेड़ा के पीजेंट्स के पास टैक्स पे करने के पैसे नहीं थे, क्रॉप खराब हो गई थी। तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट करा और डिमांड करा टैक्स का रिमिशन, दैट उनको क्रॉप फेलियर के टाइम पे तो एटलीस्ट टैक्स ना देना पड़े। इसमें जो है आई थिंक सो इसी वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो खाली गांधी जी अकेले नहीं रहते थे, और भी जितने हमारे नेशनल लीडर जिनका आपको नाम पता है वो सब उनके साथ में इन्वॉल्व होते थे उसमें। नाउ व्हाई दीज स्ट्रगल्स वर इंपॉर्टेंट। तो गाइस आपको कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो लोगों को इसके थ्रू महात्मा गांधी जी के बारे में पता चल रहा था कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, और इन तीनों में से किसी एक भी मूवमेंट में उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, सब कुछ पीसफुली हुआ था। ठीक है, तो ये मूवमेंट दिखाया था सिंपैथी फॉर द पुअर, एंड कि कैसे लोकल स्ट्रगल्स जो है
उनको जो है आगे चल के हमें और हेल्प कर सकते हैं। अब लेट्स स्टडी अबाउट द रॉलेट एक्ट, और इसकी वजह से ही आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो ब्रिटेन ने उसमें पार्टिसिपेट करा था और हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, हमारे कंट्री ने इनको बहुत मदद करी थी वर्ल्ड वॉर 1 में। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, इनको जिताने के बाद में, रादर देन हमारे को कोई हमारे साथ लीनियंसी दिखा दे, कुछ अच्छा कर दे, इन्होंने अभी भी रॉलेट एक्ट को लगाए रखा। अब रॉलेट एक्ट इतना गलत क्यों था, क्योंकि उसमें क्या, प्रेस सेंसरशिप थी, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। दूसरा, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि अगर किसी को शक के बिना पे अगर कोई जेल में डाल दिया, लॉकअप में डाल दिया, तो क्या होता है 2 से 3 दिन के अंदर आपको कोर्ट में, कचहरी के अंदर दिखाना होगा, पेश होना होगा, सुनवाई होगी कि वो गिल्टी है या फिर नहीं है। यही होता है ना यूजुअली। कानून कैसे होता है कि अगर किसी को लेके गया है, जब पुलिस लेकर अगर गई है तो 1 से 2 दिन के अंदर, अगले दिन ही बेसिकली उनको दिखाना पड़ेगा कचहरी के अंदर, उनकी सुनवाई होगी कि वो गिल्टी है या नहीं है। ऐसे बंद करके आप लॉकअप में नहीं रख सकते हो। बट यहाँ पे था डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि कितने ही समय तक, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, शक पे ही, कि खाली शक है इसने कुछ गलत करा है, उसको उठा के आप जेल में रख सकते हो और उनको ट्रायल नहीं मिलेगा, बहुत समय तक ट्रायल उन्हें मिलेगा ही नहीं। ये रॉलेट एक्ट इन्होंने लगा रखा था। अब ये एक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी इन्होंने हमारा नहीं हटाया। तो आफ्टर द वॉर जो है इन्होंने ये लॉ नहीं हटाया और ऐसे ही ये चलता रहा बाय द रॉलेट कमेटी। और ये एक्ट को हेड कौन करते थे, सर सिडनी रॉलेट नाम के एक इनके लीडर थे। तो अपने सरनेम पे ही ये एक्ट बना दिया करते थे। अब गांधी जी ने इसी के खिलाफ जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करा, रॉलेट सत्याग्रह, कि ये एक्ट तो हटे ना, एटलीस्ट ऐसे थोड़ी तुम उठा के हमें जेल में डाल दो और फिर ट्रायल भी ना दो और हमने की क्या गलती के बिना भी तुम रख सकते हो फिर तो इसलिए उन्होंने इसी बात पे रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करा। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में लोगों ने दुकानें बंद कर दी, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और लोगों ने ऑब्जर्व करे बंद मतलब क्या, आपकी बंद है भैया, ठीक है, फिर हम बिजनेस ही नहीं करते, तुम इतना गलत करो हमारे साथ, तो ना हम स्कूल जाएंगे ना हम कुछ करेंगे। अपना नाराजगी दिखाने का हमारा ये तरीका था। पंजाब में ये सेंटर रहा प्रोटेस्ट का, पंजाब में ये सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि बहुत सारे पंजाबी सोल्जर्स ने ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करी थी। उन्हें लगा हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड करने की जगह रॉलेट एक्ट लगा रखा था इन्होंने, तो इसलिए लोग गुस्सा हो चुके थे। इवन गांधी जी को भी पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया था, लोकल लीडर्स को भी, वहाँ के 2 लोकल लीडर्स बहुत फेमस जो थे उनको भी अरेस्ट कर रखा था और बहुत टेंशन जो है बढ़ गई थी। तो उसी की वजह से जो है, ये एक दिन की बात है 13 अप्रैल की 1919 की, जलियांवाला बाग में जो है एक सभा हुई थी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जो है पीसफुली जो है डिस्कशन करने के लिए। ऊपर से वहाँ पे उस दिन बैसाखी का जो है मेला भी लगा हुआ था। तो वहाँ पे उसी समय जनरल डायर आ जाता है। ये हमारे को पता है मोस्ट पेनफुल आप कह सकते हो, आप एक इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री का। ये जनरल डायर आ जाता है और वो सारी की सारी जो है एग्जिट्स को क्लोज करके वहाँ पे लोगों पे ओपन फायर करता है। 400 लोग वहाँ पे मर गए थे एंड इससे पूरी कंट्री जो है वो शॉक में चली गई थी कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं हमारे साथ में, क्या कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा था, वो तो डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे सब कुछ पीसफुली था। बट इन्होंने ऐसा क्यों करा था कि इन्होंने क्या बोला कि हमने फायर क्यों करा, क्योंकि उस समय पे इन्होंने वहाँ पे मार्शल लॉ भी लगा रखा था और ऐसे ग्रुप बनाना बिल्कुल मना था, तो इसलिए इन्होंने वहाँ पे आके इन्होंने कहा हम अटैक कर दिया। बट स्टिल ऐसे इतने लोगों को ओपन फायर करके इन्होंने मारा, तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हो पेनफुल था हमारे पूरी कंट्री के लिए। रिजल्ट क्या हुआ इसके बाद में, जब ये हुआ तो महात्मा गांधी ही क्या पूरे के पूरे नेशन के लीडर्स इतने शॉक में आ गए और सब यूनाइट हो गए थे। एंड रॉलेट सत्याग्रह को जो है एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिली जलियांवाला बाग के बाद। लोगों को गुस्सा आ गया कि तुम्हारे में कोई इंसानियत बची ही नहीं है, तुम ऐसे 400 लोगों पे, मासूम लोगों पे ऐसे गोलियां चला सकते हो, तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो तब पूरा नेशन इकट्ठा हो गया था। पहले तो खाली आप कहो कुछ कम लोग अगर प्रोटेस्ट करे थे ना, पूरा का पूरा इंडिया जो है इकट्ठा हो गया था। और गांधी जी ने इंडियंस को कहा कि डू द नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मतलब वो कहते थे गांधी जी हमेशा कि ये जो ब्रिटिशर हमारी कंट्री में रूल कर पा रहे हैं ना, वो हमारी वजह से ही कर पा रहे हैं। हम इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं चीज़ें हमारे यहाँ लाके बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, कॉपरेशन है। हम इनके बनाए हुए स्कूलों में पढ़े हैं, कॉपरेशन है। जिस दिन हम इनसे टोटल बॉयकॉट कर देंगे तो इन्हें भाग के जाना ही पड़ेगा, ऐसा कहते थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा बॉयकॉट कर दो स्कूल कॉलेजेस को, इनकी कोर्ट्स को, इनकी कचहरी में हम इंसाफ मांगने नहीं जाएंगे, टैक्स पे करने बंद कर दो, एंड हर एक टाइप का काम जो है ब्रिटिशर जो करवाते हैं हमारे से बना कर दो बिल्कुल ही। और गांधी जी ने प्रॉमिस करा कि अगर इंडिया ने ऐसा करा तो जो है नॉन कॉपरेशन अगर पूरी तरीके से हो गया तो जो है स्वराज हमारे को विद इन अ ईयर मिल जाएगा। अगर हमने इनसे कॉपरेट करना बंद कर दिया तो 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ पे उन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इकट्ठा करवाने के लिए रॉलेट सत्याग्रह के साथ में खिलाफत मूवमेंट को भी ऑन कर दिया, साथ में लिया है।
तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करा था। अब खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था हमारी कंट्री के अंदर भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वो क्या था, क्योंकि जो टर्की के एक नए रूलर आए थे वहाँ पे कमाल अतातुर्क नाम के, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है जो कैलिफेट होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको हटाया था। तो उसके खिलाफ भी जो है मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो खलीफा है, जो कैलिफेट होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल रहनी चाहिए, उसके लिए कुछ वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उसको भी फिर जो है हमारे गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट के साथ में ऐड करवाया और इससे हिंदू एंड मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए इस प्रोटेस्ट के अंदर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब मैंने आपको कहा है ये लोग करते ही डिवाइड एंड रूल थे, तो हिंदू एंड मुस्लिम जब इकट्ठे हो गए तो इससे मास पार्टिसिपेशन हो गया हमारे रॉलेट एक्ट का और हमारे नॉन कॉपरेशन एक्ट का और खिलाफत मूवमेंट का, और टोटल में हम इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही कहते हैं। तो ये गाइज मैंने इसका एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो 4-5 लाइन में समरी लिख दी है कि कैसे रॉलेट एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब हम आगे चलते हैं, निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। किस तरीके से गांधी जी ने इतने बड़े मूवमेंट को जो है निट करा, कैसे उसको, इतना बड़ा मूवमेंट उस जमाने में जब कोई कम्युनिकेशन का जरिया भी नहीं होता था, कैसे सक्सेसफुल करा। तो गांधी जी को पता था कि नॉन कॉपरेशन लाने के लिए उन्हें जो है हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों को इकट्ठे लाना होगा, इसलिए वो खिलाफत मूवमेंट को साथ में ले आते हैं और इससे पूरे कंट्री वाइड का एक बड़ा मूवमेंट बना ब्रिटिशर्स को जो है पावर से हटाने के लिए। नेशन वाइड वे ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, अब ये 1 मार्कर क्वेश्चन में नहीं, ये बड़े क्वेश्चन में आएगा, कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट करा था। तो द कंबाइंड मूवमेंट्स क्रिएटिव अ मासिव पब्लिक एक्शन। हर एक इंसान ने अपने लेवल पे ब्रिटिशर को जो है आप कह सकते हो इग्नोर करा, बॉयकॉट करा। बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल में जाना बंद कर दिया, लॉयल ने काम करने बंद कर दिया ब्रिटिश कोर्ट्स में, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, मैनी सिटीज़ में फैक्ट्री नहीं गए। 396 स्ट्राइक्स हुई थी 1921 के अंदर, 6 लाख वर्कर्स उसमें पार्टिसिपेट करते कि हम फैक्ट्री में जाके काम ही नहीं करेंगे, करवा के देखो तुम हमारे से। लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डे, 7 मिलियन दिनों तक काम ही नहीं हुआ था, तो इससे लॉस होता है बहुत ज़्यादा। एक दिन ही अगर दुकानें बंद रहती है ना शहर बंद में, तो कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो अब सोचो आप क्या हुआ, इस प्रोटेस्ट को पूरे कंट्री साइड फॉलो करा गया, हिल में भी, अवध फार्मर्स ने भी और कमाऊ पेजेंट ने भी जो है ब्रिटिशर्स का लोड तक उठाने को मना कर दिया था। मतलब अगर कोई कह रहा है हमारा सामान उठा दो ब्रिटिशर, तो वो कहते थे हम नहीं उठाएंगे, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेनी प्रोटेस्ट हैपेंड विदाउट लिस्निंग टू द कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो। यानी कि कई बार लोग जो है कहते थे प्रोटेस्ट ही करना तो अब हम अपनी मर्जी से करेंगे, वो कांग्रेस के लीडर की या गांधी जी की बात को कई बार नहीं सुनते थे। तो पीस एंड वर्क ट्राइवर फॉलो गांधी जीज कॉल इन देयर ओन वे अकॉर्डिंग टू व्हाट बेनिफिटेड देम। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। हमने क्लास 10th में ये सब चीज़ें पढ़ी थी नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, कि कैसे जो है काफ़ी सारे एक प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी कभी भी, जो है उनसे काम करवाते रहते थे, चाय पत्ती उगाने वाला वहाँ पे। तो उन्होंने जब सुना कि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ लॉन्च हुआ है, अंग्रेजों की नहीं सुननी है, तो वो वहाँ प्लांटेशन से बाहर निकल के आ गए थे। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, हम नहीं यहाँ पे काम करेंगे। तो जो है उनको फिर पकड़ लिया जाता है रास्ते के अंदर। तो अब सब लोगों ने अपनी जो उनकी बेसिक राइट्स जो उन्हें चाहिए थे ना, उसको उन्होंने फ्रीडम माना कि भैया जो हमारे को चाहिए उसको उन्होंने फ्रीडम माना। ये नहीं डायरेक्टली जो गांधी जी ने कहा था और जो कांग्रेस के लीडर्स ने कहा था वो नहीं, जो भी उन्हें लग रहा था हमारे बेनिफिट का, वो नॉन कॉपरेशन का एक जरिया है। दे डिडंट फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप से इंस्ट्रक्शन ये आते थे कि पीसफुल करना है, जो भी करना है, बट वो कई बार नहीं करते थे। तो मीनिंग ऑफ द, अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन, लुइस फिशर ने लिखा है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी लिखी है, कि नॉन कॉपरेशन वॉज पीसफुल बट स्टिल वेरी पावरफुल। अब जो नॉन कॉपरेशन था वो पूरे आप कह सकते हो कि इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि ये पीसफुल था हर जगह पे। अभी तक तो मतलब कहीं वायलेंस नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशर कुछ कह नहीं सकते थे। अब अगर हम उनके स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या ही कर लेंगे, हम उन्हें मार तो नहीं रहे। जैसे अगर हम बात करें 1857 का जो रिवोल्ट था, वो क्या था, वो एक रेबेलियन था, वहाँ पे अटैक हुए थे, वहाँ पे जो है वायलेंस क्रिएट हुआ था, तो फिर इन्होंने वापस हमारे पे अटैक करा था, हमें मारा था। अब यहाँ पे ये हमें क्यों इस बात पे मारेंगे, हम स्कूल नहीं आ रहे इस बात पे मारोगे क्या, तो ये नहीं कर सकते थे कुछ, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब था डिनायल, रेनन्सिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसने इंडिया को समझाया स्वराज का मीनिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कि हम खुद पे डिपेंडेंट कैसे होना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा था ये गांधी जी की लाइफ का भी और हमारी हिस्ट्री का भी। इससे इंडिया की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे सॉरी क्या इफेक्ट पड़ा, ये हिल गए थे बिल्कुल। दे वर इन शॉक बिल्कुल ही, कि फर्स्ट टाइम सिंस 1857, जो 1900 क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, 97, हाँ, तो 57 के रिवोल्ट के बाद आज पहली बार ब्रिटिशर्स फिर से बहुत डर गए थे कि कुछ तो अब होने वाला है, जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। इस मूवमेंट ने दिखाया था कि ऑर्डिनरी इंडियंस भी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर सकते हैं। बट ये मूवमेंट भी गाइस हमारे को बंद करना पड़ा था। क्यों, अब वो क्यों सडनली हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया था। मतलब आप ये सोचो, जब ये मूवमेंट बिल्कुल टॉप लेवल पे था ना, बिल्कुल ऐसे हाई पॉइंट होता है ना किसी चीज़ का, और
उसके बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला था, तभी गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर देते। अब वो क्यों करते हैं, लोग थोड़ा नाराज भी हुए थे उनसे, बट उनके प्रिंसिपल्स और उनके आइडियल्स पे बात आ गई थी, नॉन वायलेंस वाले, तो उन्होंने करा था। अब ऐसा क्या हुआ था, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। चौरी चौरा का इंसिडेंट जो फरवरी 1922 में हुआ था, क्या हुआ था, एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया था एक पुलिस स्टेशन को चौरी चौरा में, ठीक है, यूपी के अंदर है ये। और वहाँ पे ना बहुत सारे पुलिस वाले मर गए थे, आई थिंक सो 22 मरे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देखना। तो वो मर गए थे उसके अंदर, ठीक है। अब गांधी जी बहुत अपसेट हो गए, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल रहे, कोई जान ना जाए किसी की। एंड उसी समय उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर कहा मूवमेंट बंद कर दो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नो प्रोवोकेशन कैन जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ डिफेंसलेस मैन। उन्होंने कहा चाहे कोई भी रीजन था, उस वजह से चौकी को जलाया गया, बट लोगों की जो हत्या हुई है उसका कोई आपके पास कोई आप उसकी सच्चाई नहीं दे सकते हो। अरेस्ट एंड ट्रायल हुआ तभी गांधी जी का, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर भी मुकदमा चला उसी समय। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने तो मूवमेंट लॉन्च करा था, और वो पुलिस वाले जो है जिनकी डेथ हुई थी उनके वजह से जो है, और उस सब वजह से गांधी जी ने फिर मूवमेंट को भी कैंसिल कर दिया। थाउजेंड्स वर जेल ड्यूरिंग द मूवमेंट, काफ़ी से लोगों को उठा के ये लोग जेल में भी डाल दिया इन्होंने। एंड गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था मार्च 1922 में फॉर सेडेशन था। अब जब गांधी जी के ऊपर सुनवाई होती है, यानी कि उनके ऊपर जब कोर्ट का केस चलता है, तो इवन वहाँ के जो जज थे ना, अब देखो गांधी जी को लोग कितना पसंद करते थे, इवन ब्रिटिशर्स भी। उन्होंने कहा था कि देखो मैं चाहता तो हूँ कि आपको सज़ा तो आपको ऑब्वियसली मिलेगी ही, बट जितनी कम सज़ा आपको मिल सकती है उतनी मैं करवाने की कोशिश करूँगा, या अगर मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो पढ़ते हैं। तो जज ब्रूमफील्ड की रिमार्केबल स्पीच थी, उन्होंने कहा था गांधी वॉज अनलाइक एनी अदर पर्सन ही हैड ट्राइड। उन्होंने कहा आपके जैसे इंसान के ऊपर मैंने कभी मुकदमा नहीं देखा है। मिलियन सॉ हिम एज पैट्रियोट लीडर एंड ए सेंटली फिगर, क्योंकि उन लोगों उस समय पे गांधी जी को लोग अपना हीरो, मसीहा, एक संत महात्मा टाइप मानते थे, और वो खुद भी गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। कहते काफ़ी चीज़ों पे मैं तुम्हें डिसएग्री करूंगा, मतलब पॉलिटिक्स में, बट मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। स्टिल बाय लॉ ही सेंटेंस गांधी टू 6 ईयर इन जेल। कहते हैं उन्होंने 6 साल की जेल दी थी गांधी जी को, बट वो कहते हैं अगर सर्कमस्टेंस मुझे अलाउ करे तो मैं आपको जो है जल्दी रिहा करवा दूँ, और मेरे से ज़्यादा खुश नहीं होगा कोई और अगर आपको ज़्यादा समय जेल में ना रहना पड़े। तो सोचो जज कोई एक ऐसी बात बोलेगा मुजरिम को कि मैं चाहूँगा कि तुम्हें ज़्यादा सज़ा ना मिले, तो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था गांधी जी का। इवन ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रिस्पेक्ट गांधी जी सो मच, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, और आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले कि खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था, तभी मैंने आपको तब शॉर्ट में पढ़ाया था, और इसका टाइम पीरियड 1990 से 1920 का था। तो खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करा था मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाम के 2 भाइयों ने, जो इंडिया में ही रहते थे और ये मुस्लिम थे, ठीक है। इन्होंने टर्किश खलीफा, यानी कि जो टर्किश सुल्तान होते थे ना, ऑटोमन टर्की जो पूरा एम्पायर था उसके जो सुल्तान थे, उनके लिए ये मूवमेंट लॉन्च करा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया टर्की के नए रूलर आ गए थे, तो उन्होंने उनको हटा दिया था सुल्तान को। तो उन्होंने कहा था खलीफा के पास अपनी पावर होनी चाहिए, एंड ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस एरियाज लाइक अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम रूल, सुल्तान मस्ट रिटेन एनफ टेरिटरी टू डिफेंड इस्लामिक फेथ। ये उनके डिमांड्स थी खिलाफत मूवमेंट के अंदर, ठीक है। एंड रोल ऑफ गांधी जी एंड कांग्रेस, इसमें क्या था, कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट। आज कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करा था, एंड गांधी जी को चाहिए था कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इससे हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीपल्स लीडर। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तब रोका जब वो सबसे उसके हाई पॉइंट पे था। लोग खुश भी नहीं हुए थे, काफी लीडर्स ने कहा था मत करो ऐसे मत करो, बट उन्होंने उसी समय उसे बंद कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 2.2 पीपल्स लीडर। अब हम गांधी जी के बारे में और पढ़ने वाले हैं कि कैसे गांधी जी ने इंडिया की सोसाइटी को शेप कर। तो आई नो ये चैप्टर बहुत लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो चलो आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो 2.2 टॉपिक आता है हमारा अ पीपल्स लीडर। अब हम जानेंगे कि गांधी जी में ऐसा क्या बात थी कि सब लोग उनको इतनी इज्जत करते थे, सब उनकी बात मानते थे। तो लेट्स स्टडी। तो बाय 1922 गांधी जी ने इंडिया के नेशनलिज्म को पूरा कंप्लीट कर दिया। पहले खाली अमीर लोग ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे, लड़ पाते थे। अब एजुकेटेड प्रोफेशनल नहीं, पीजेंट हो, वर्कर हो, आर्टिसन हो, सबने ज्वाइन कर लिया था गांधी जी को अपने जो है भारत को आज़ाद कराने के मिशन के अंदर। सब लोग गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें महात्मा बुलाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये क्यों है, वो महात्मा क्यों है, क्योंकि वो उनके जैसे रहते थे। वो अमीर डेलीगेट्स की तरह सूट बूट, लंबी गाड़ी और इंग्लिश में बात नहीं करते थे। वो जो है सिंपली ड्रेस करते थे, उनके जैसे ही रहते थे और उनकी ही लैंग्वेज बोलते थे, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब गांधी जी की सिंपल अपीयरेंस जो है वो अदर लीडर्स से
अलग थी, क्योंकि वो वेस्टर्न सूट्स पहनते थे, काला कोट पैंट पहनते थे। गांधी जी जो है नॉर्मल कपड़े, धोती कपड़ा पहनते थे, और वो जो है पुअर इस वजह से लगता था उनको कि ये हमारे जैसे ही है। गांधी जी चरखा चलाते थे, जो बहुत सारे आर्टिसंस चलाते थे, और वो हर नेशनलिस्ट को कहते थे कि तुम्हें भी चरखा चलाना चाहिए, खादी के कपड़े खुद बनाओ और खुद पहनो, ठीक है। सिंबॉलिज्म और स्पिनिंग क्या था, वो कहते थे इससे कास्ट बाउंड्रीज ब्रेक होगी, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि मेंटल लेबर, थिंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर मैनुअल लेबर हो, आप हाथ से कोई भी काम कर रहे हो, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं। आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लॉयर हो आप सब, और या फिर आप जो है एक घर पे बैठ के चरखा चला रहे हो, तो तुम्हारे में ऊपर नीचे कुछ नहीं, यू ऑल आर इक्वल, सब काम ही तो कर रहे हैं। तो वो इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ लेबर को बहुत सपोर्ट करते थे। तो गरीब लोग हो से लेकर अमीर लोग तक सभी गांधी जी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। कौन कौन गांधी जी को सपोर्ट करता था? सबसे पहले अगर हम बात करें गांधी जी इमेज अमंग द पीजेंट, ये केस स्टडी शाहिद अमीन की है, और उन्होंने बताया, बहुत बड़े ये एक हिस्टोरियन, उन्होंने बताया कि कैसे गांधी जी को हर पीजेंट पसंद करता था। ईस्ट यूपी के पीजेंट की स्टडी उन्होंने दी है। क्या स्टडी है, चलो पढ़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो गांधी जी 1921 के अंदर एक मासिव एक्साइटमेंट हो चुके थे। जब भी अगर वो किसी जगह से, लोगों को पता है ना कि गांधी जी ने ट्रेन से यहाँ निकल के आना है, लोग रास्ते में आके खड़े हो जाते थे और उनके लिए गिफ्ट्स भी लाते थे। तो 1000 गैदर एट द रेलवे स्टेशन, उनकर दोरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा एंड अलग अलग जगहों पे, और गांधी जी को देख के वो रोते थे, उन्होंने भेंट देते थे, मतलब आपका वो गिफ्ट्स टाइप उनको देते थे। और गांधी जी तो कई बार मना करते थे, मुझे गिफ्ट नहीं लेते थे ऑब्वियसली वो, बट लोग देते थे, अपनी मर्जी से देते थे। गांधी जी आते थे तो लोग कॉइन और जो नोट्स होते थे ना, उनको ऐसे शीट पे प्लेस कर देते थे उनके सामने, मतलब ऐसे उनको गिफ्ट्स देते थे लोग, कि ऐसे पैसे नोट के बंडल रख दिए उनके सामने और पैसे दे दिए उनको, रख दिए उनके सामने, कि प्यार दिखाने के लिए, नहीं कि उन्हें पैसा दे रहे हैं वो। पीपल वेटेड फॉर आवर्स जस्ट टू हैव द दर्शन ऑफ महात्मा, मतलब कि उनके दर्शन के लिए, कि एक बार महात्मा गांधी हमें दिख जाए, ऐसे सेंसेशन दे महात्मा गांधी जी, ऐसे उनके लिए उन लोग मानते थे। अब बहुत र्यूमर और मिरेकलस बिलीफ्स थी गांधी जी के लिए। कई बार ऐसे भी पीजेंट्स सोचते थे कि इन्हें ना, मतलब इन पे कोई मैजिकल सुपर पावर टाइप है, कि उन लोग सोचते थे कि ये ना किंग ने भेजा है इनको फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, भगवान जी ने भेजा है, ही कुड ओवर रूल ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि तब लोग बहुत मासूम होते थे, उन्हें लगता था कि ये तो ब्रिटिशर्स भी डरते हैं इनसे, और वो जो है उनकी जो पावर है वो इंग्लिश किंग जो ब्रिटेन का राजा है ना उससे भी ज्यादा है, और उनके आने से ब्रिटिशर्स जो है भाग जाएंगे बिल्कुल ही। और कोई गांधी जी को अगर जो है अपोज करेगा, यानी कि वो ऐसे सोचते थे कि अगर कोई गांधी जी के खिलाफ जाएगा ना तो उसका तो घर तबाह हो जाएगा, उसकी क्रॉप तबाह हो जाएगी। और वो गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा बोला करते थे। ही वॉज सीन एज सेवियर बिकॉज उन्होंने हमेशा पीजेंट्स के लिए लड़ाई करी, चाहे वो हाई टैक्सेस के लिए हो, ऑपरेसिव ऑफिसर्स के लिए हो, या लॉस ऑफ उनकी डिग्निटी के लिए हो, तभी पीजेंट्स गांधी जी को बहुत प्यार करते थे। तो ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है बहुत ईजी वर्ड्स के अंदर, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पीजेंट्स गांधी जी के लिए कैसा फील करते थे। एक अगर शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हाई पीजेंट्स लव गांधी जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 4 पॉइंट में भी शॉर्ट में अगर क्वेश्चन में आए तो। अब आते हैं हमारी आगे बात, ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड गांधीयन नेशनलिज्म। तो गांधी जी की मास अपील बहुत जेन्युइन थी, बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी। मोर कांग्रेस की ब्रांचेस अब आज के समय पे सेट हो चुकी थी अक्रॉस इंडिया गांधी जी की वजह से। प्रजा मंडल्स गांधी जी ने बनाए थे इन द प्रिंसली स्टेट। ऐसा नहीं है गांधी जी खाली काम नहीं करते थे, ऐसे लोग उनके जो है इतने दीवाने थे, काम भी उन्होंने बहुत सारे करे थे। तो उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे, उन्होंने कांग्रेस की बहुत ब्रांच सेटअप करी थी अक्रॉस इंडिया। कांग्रेस पार्टी की उस जमाने में हर रीजन के अंदर ब्रांचेस होती थी, यानी कि वहाँ पे लोकल लीडर्स थे कांग्रेस के, तो वो अपने लोगों की बात समझ पाएंगे, वो इन्होंने करवाया था। प्रजा मंडल फॉर्म करे थे प्रिंसली स्टेट के अंदर, और प्रमोटेड द यूज ऑफ मदर टंग। उन्होंने कहा इंग्लिश छोड़ो, अपनी मदर टंग में बात करो। और कांग्रेस प्रोविंशियल कमिटीज मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, नॉट ब्रिटिश बाउंड्रीज। पहले ब्रिटिशर्स के हिसाब से कांग्रेस बनी हुई थी अलग अलग जगहों पे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बनाएंगे कि इस लैंग्वेज के लोगों का एक लीडर होगा। रिजल्ट इससे नेशनलिज्म हमारा और ज्यादा जो है वो बढ़ गया था। अब ऐसा नहीं था खाली पीजेंट्स ही सपोर्ट करते थे गांधी जी को, बिजनेसमैन, अमीर आदमी भी गांधी जी को सपोर्ट करता था। क्यों करते थे, चलो पढ़ते हैं। तो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन भी गांधी जी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे दैट फ्रीडम वुड एंड एंड ब्रिटिश कंपनी की अनफेयर एडवांटेजेस जो है फिर खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेसमैन जो थे उनको तो बहुत इंपैक्ट हो रहा था ना ब्रिटिशर्स की वजह से, वो कौन सा खुश थे। और गांधी जी सबके लिए काम करने की कोशिश करते थे। जीडी बिरला इवन सपोर्टेड ऑल द मूवमेंट्स, और जो मूवमेंट भी होते थे ना जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह, उनमें पैसा भी लगता था, तो ये अमीर बिजनेसमैन ही उनके लिए पैसा भी दिया करते थे। पीजेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बोथ फॉलो गांधी जी बट फॉर डिफरेंट रीजन। सब गांधी जी को फॉलो करते थे, चाहे सबका मोटिव अलग हो, ठीक है। गांधी जी की अगर टीम की बात करें तो गांधी जी की टीम में कौन
कौन से लीडर्स थे, तो महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ भाई पंडित, सी राजा गोपालचारी। ये सब अलग अलग रीजन का और जो है आप रीजन से आए थे, बट ये सब जो है गांधी जी की साथ में रहते थे एंड ये सब कांग्रेस के भी मेंबर थे। ठीक है, अब जब गांधी जी को मैंने कहा था ना जेल हुई थी काफी सालों की, अब जब गांधी जी की रिलीज होती है उसके बाद क्या होता है, तो आफ्टर लिविंग जेल इन फरवरी 1924 गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस करा। अब गांधी जी ने एकदम से कोई मूवमेंट लॉन्च, उन्होंने कहा सोसाइटी में थोड़े चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले उन्होंने खादी का प्रमोशन कहा कि आप लोग खादी का कपड़ा बनाना शुरू करो जिससे हमारे ब्रिटेन की जो कॉटन के कपड़े हैं उन पर डिपेंडेंसी कम हो। उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी को एंड हमें करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम उस समय पे प्रैक्टिस होता था और लोगों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, और जब तक वो नहीं हटेगी तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती थी। उन्होंने सोशल इक्वालिटी, हिंदू मुस्लिम हार्मनी और एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर काम करना शुरू करा। उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी में भी बहुत कमियां है, तभी ये ब्रिटिशर हमारे पे अपना राज चला पा रहे हैं, तो पहले हमें उन चीज़ों को सही करना पड़ेगा, तब हम बच सकते हैं। ठीक है, और खादी पहनना और फॉरेन मिल के कपड़े ना पहनने को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। फॉर गांधी पॉलिटिकल फ्रीडम रिक्वायर सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म, कि आपको खुद बदलना पड़ेगा तब आपको आज़ादी मिलेगी। तो ये 2.2 टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने बेसिकली पढ़ा गांधी जी को पीजेंट इतना प्यार क्यों करते थे, बिजनेसमैन क्यों करते थे, उनके टीम के मेंबर्स कौन कौन थे, और आज़ादी उनको रिलीज होने के बाद जेल से उन्होंने क्या क्या काम करा था। तो ये मैंने इसकी क्विक समरी बना दी है जो आप पढ़ सकते हो कि ये वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ें पढ़ी है। डन। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम पढ़ेंगे जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था दांडी के अंदर उसके बारे में। तो सॉल्ट सत्याग्रह की केस स्टडी हम पढ़ते हैं। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो अगला लॉन्च करा था मूवमेंट उन्होंने, वो दांडी मार्च की थी, जहां पे उन्होंने सॉल्ट बनाया था वहां जाके समुद्र पे। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था और गांधी जी ने उस समय पे तो अपनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दी थी। उन्होंने फोकस करा था अनटचेबिलिटी को हटाने पे, खादी का प्रमोशन करने पे और विलेज के लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने में उन्होंने ज़्यादा फोकस करा था। अब 1928 में कुछ ऐसा माहौल बना कि गांधी जी को एक और मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। क्या हुआ था 1928 में, गांधी जी ने दोबारा सोचा कि रिटर्न करता हूं मैं पॉलिटिक्स में, एंड उसी समय पे एक मेजर प्रोटेस्ट कंट्री में चल रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि जो है इन्होंने एक कमीशन बनाई थी ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे, साइमन कमीशन नाम की, और उसमें जो है क्या प्रॉब्लम थी, वो इंडिया में क्या क्या होगा उसके बारे में देखना था, और इंडिया में क्या होगा उसके लिए तुमने एक बॉडी बनाई है। कमीशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और उसमें एक इंडियन नहीं था, ये सारे गोरे लोग बैठ के डिसाइड करने वाले थे हमारे साथ क्या होगा। तो इसीलिए इंडियन मेंबर ने प्रोटेस्ट करा इसके खिलाफ कि ऐसा क्या है, हमारे बारे में लॉज बनाओगे तो हमें तो इंक्लूड करो। तो गांधी जी ने इसको एक मोटिव समझा कि चलो ठीक है इस बात पे मैं प्रोटेस्ट कर, उस समय पे ना इस प्रोटेस्ट को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करा बट इसको सपोर्ट करा था। बट जो बारडोली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल चला रहे थे उसको उन्होंने सपोर्ट करा था। ठीक है, अब क्या होता है, कांग्रेस का सेशन होता है एक लाहौर में दिसंबर 1929 का, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है हमारी हिस्ट्री का। तो कांग्रेस हर साल मिलती थी और वहाँ पे ये लोग कांग्रेस के लीडर्स कुछ कुछ डिसाइड करते थे। तो 1929 का जो ये सेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री का। इस दिन गांधी जी कह रही हूँ सॉरी मैं, कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और आज अब की बारी कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी। इससे जो है ना एक लीडरशिप में एक आप कह सकते हो चेंज आया था। पहले बड़े बड़े और लीडर्स को प्रेसिडेंट बनाया जाता था, और अब एक यंग लीडर, एक यंग ब्लड, एक यूथ फिगर आप कह सकते हो, एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे उस समय पे। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं, कांग्रेस ने उस सेशन के अंदर डिक्लेयर करा कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट गोल, जिसको कहा जाता है पूर्ण स्वराज, एंड दिस वाज स्ट्रॉन्गर देन द डोमिनियन स्टेटस, मतलब आधी अधूरी आज़ादी। इसमें क्या होता है कि हमें सेल्फ गवर्नेंस मिल जाती है, हम अपनी गवर्नमेंट तो खुद ही चलाते, बट रहते हम ब्रिटिशर के क्राउन के अंडर में ही। ब्रिटिश जो है हमारे बाहरी मैटर संभालते, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हम खुद संभालते। पहले हम ऐसी आज़ादी भी मांगते थे, बट उस दिन हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब तुम निकलो हमारी कंट्री से, हम अपनी कंट्री के इंटरनल एक्सटर्नल हर मैटर को खुद संभालेंगे आज से। तो जो है ये डिमांड अब हमने करनी शुरू कर दी थी, और एक रेजोल्यूशन हमने पास करा था कि आज से जब इंडिया लड़ेगा, कोई प्रोटेस्ट होगा, तो वी विल फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज, नॉट द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है जी। तो उस दिन हमने पहली बार खुद से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा। मतलब आज़ादी मिली नहीं थी, बट हमने तो ये बात कह दी थी ना कि आज से पूरी आज़ादी के लिए हमें लड़ना है। तो वो डेट थी 26 जनवरी 1930, जिसमें आज के समय पे हम अपना रिपब्लिक डे बनाते, क्योंकि उस दिन हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई थी, ठीक है। तो आफ्टर दिस सेशन जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी और तेज और एनर्जेटिक हो गई। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा अक्रॉस इंडिया। गांधी जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, अलग अलग विलेजेस के अंदर आप कहो कि फ्लैग होस्टिंग हुई थी, हमने अपना एक झंडा फहराया था, जिससे ब्रिटिशर्स पे ना इस चीज़ों का दबाव पड़ता था। आप ये मत सोचो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता था, डर का माहौल बनता था कि भाई सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे को जो है दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और फिर जो है भगाने की कोशिश करेंगे। ऑल मीटिंग शुड स्टार्ट एट द सेम मिनट एवरीवेयर। मीटिंग्स करवाई सभी की और एक टाइम बताया गांधी जी ने कि डर का माहौल उनमें बने कि सेम टाइम पे होगी। और बीटिंग ड्रम्स की पूरे के पूरे इंडिया में उसी समय पे लोग ड्रम बीट करेंगे और जो है पूरा दिन लोग स्पिनिंग करेंगे, अनटचेबल्स की मदद करेंगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने प्रमोट करा और एक प्लेज हुई थी कि फ्रीडम इज इनएलियनेबल राइट ऑफ एवरी पीपल, कि आज़ादी एक इनएलियनेबल मतलब हुआ कि हमारे एक हिस्सा है, ये नहीं कि आप हमारे से ये चीज़ हमारे से छीन सकते हो। इफ़ अ गवर्नमेंट अप्रेसेस पीपल दे हैव द राइट टू ऑल्टर और अबॉलिश इट। ये मैसेज सबने दिया कि अगर गवर्नमेंट इंसान को तंग कर रही है तो उसे हटाओ, तुम वो तुम्हारे को तंग नहीं कर सकती। और गांधी जी ने उसी समय एक नया मूवमेंट प्लान करा सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे। हमारा जो हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद गांधी जी ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट करा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और उसको स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने एक टूल बनाया, सॉल्ट लॉ को, जिसको हर इंडियन जो है डिसलाइक करता था, क्योंकि नमक तो हिंदू हो मुस्लिम हो अमीर हो या गरीब हो सभी नमक खाने में डाल के खाते हैं, और इन्होंने नमक जैसी चीज़ पे इतना हेवी टैक्स लगा दिया था। तो इसलिए गांधी जी ने सोचा इसी को मैं बना लेता हूँ अपना एक मीडियम, हिंदू मुस्लिम और अपने सारे के सारे कंट्री के अमीर गरीब लोगों को इकट्ठा लाने के लिए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, कुछ और भी तो वो चुन सकते थे। तो गांधी जी टारगेटेड सॉल्ट बिकॉज वो हर घर में यूज़ होता था और ब्रिटिश ने मोनोपोली ले रखी थी सॉल्ट की मेकिंग और सेलिंग पे। मतलब इतने भूखे थे ये, इन्होंने क्या करा कि सॉल्ट नमक जो है वो आप खुद नहीं बना सकते हो, आप जाओ पानी में समुद्र के जाके नमक खुद भी बना सकते हो तुम, और बहुत सारी और कंपनी भी बना सकती है। इन्होंने कहा नहीं, नमक इंडिया में सिर्फ हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे और हमसे ही तुम्हें खरीदना होगा, इसे कहते हैं मोनोपोली। और इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट इवन फॉर होम यूज़। मतलब तुम्हारे घर के पास में अगर सी है, सी वाटर है, और तुमने अगर खुद सोच रहे हो कि चल इनसे नहीं खरीद के अपना नमक खुद बना ले, तो ये वो उसमें भी अरेस्ट करके तो हमें ले जाएंगे। हाई प्राइसेस पे हमारे को ब्रिटिश कंट्रोल शॉप से ही नमक खरीदना पड़ता था, एंड सॉल्ट टैक्स की वजह से होल पॉपुलेशन बहुत परेशान थी। तो गांधी जी ने सोचा कि इसी को यूज़ करता हूँ मैं आज़ादी दिलाने के लिए, एक नया मेथड हमारा यही होगा, ठीक है। अब हाउ ब्रिटिश अंडर एस्टिमेटेड गांधी। गांधी जी की इस वाले बात पर ब्रिटिशर्स को लगा क्या ही होगा, दोबारा कोई मूवमेंट करेंगे, बंद कर देंगे। एंड गांधी जी ने मूवमेंट करने से पहले जो लॉर्ड इरविन थे वाइसरॉय उस समय के, उनको जो है एक लेटर लिख के पूरा भेजा था कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं, आप सॉल्ट लॉ हटा दीजिए, एंड कुछ और डिमांड्स लिख के भेजी थी। उन्होंने इग्नोर कर दी उस समय पे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था इतना बड़ा मूवमेंट होगा। दे थॉट सॉल्ट इशू तो बहुत छोटा सा है, इसमें क्या ही पूरे नेशन के लोग इकट्ठे होके आएंगे। बट लोगों की इमोशनल एंड सिंबॉलिक पावर को वो नहीं समझे, एंड नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। मूवमेंट कैसे शुरू होता है, 3.1 टॉपिक आता है डांडी वाला हमारा। तो 12 मार्च 1930 की बात है, गांधी जी ने मार्च स्टार्ट करी साबरमती आश्रम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको, लिखते रहो। ही वॉकड ओवर 3 वीक्स एंड 78 केयरफुली चोजन फॉलोअर्स के साथ, बाकी बहुत सारे लोग उनको रास्ते में ज्वाइन करते रहते थे। एंड ही रीच दांडी, अ विलेज ऑन द गुजरात कोस्ट को वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने नमक उठाया, नेचुरल सॉल्ट फ्रॉम द शोर, और मतलब जो किनारे पे रखा हुआ था, एंड उस दिन उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया। और जैसे ही वो सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, गांधी जी बन गए मुजरिम ब्रिटिशर्स की नजरों में, और उन्होंने लॉन्च कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब डिसओबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन में बहुत फर्क था। नॉन कॉपरेशन में तो बस कॉपरेट नहीं करना था ना उनके साथ, डिसओबीडियंस मतलब लॉस तोड़ो। अब आप लॉ तोड़ दो। ओबीडियंस मतलब आप सामने वाले की बात मान रहे हो, डिसओबीडियंस मतलब नहीं मानेंगे अब हम बात, अब हम तुम्हारे लॉस भी तोड़ेंगे। तो जो है सॉल्ट मार्चेस होने लग गई फिर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, खाली गुजरात में नहीं रही, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे समरी बना दी है, बहुत ही अल्ट्रा इजी, जो भी हमने पढ़ा है इस वाले टॉपिक में उसकी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है समरी बनाने से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है ना, तो मैंने इसकी साइड बाय साइड समरी भी बनानी शुरू कर दी है, ओके। तो लॉ के जो है साथ में मैंने आपको कहा ना और भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो क्या हुए थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो हुए थे। काफ़ी एरिया में पीजेंट ने फॉरेस्ट लॉ ब्रेक करे, क्योंकि ना इन्होंने फॉरेस्ट में जाना पीजेंट को मना कर रखा था कि फल फ्रूट लेने आप नहीं जा सकते हो, जहाँ पहले इनको फ्रीली एक्सेस थी, जैसे पहाड़
पहाड़ी संथाल्स का हमने पढ़ा कि ये तो मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स को फॉरेस्ट में ही नहीं रहने देते थे तरीके से। फैक्ट्री वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूलों में जाने से मना कर दिया। अब गांधी जी का कॉल फॉर सत्याग्रह मोटिवेटेड पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड सोसाइटी कि वो अपना डिसैटिस्फैक्शन दिखाए ब्रिटिश रूल के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था? इनका एक ही रिस्पॉन्स होता था, ये उठा के लोगों को जेल में डालना शुरू कर देते थे जब भी कोई प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में होता था तब, ठीक है। तो द गवर्नमेंट रिएक्टेड बाय अरेस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर, बहुत लोगों को उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट करा। आफ्टर द सॉल्ट मार्च 60,000 इंडियंस को तो इन्होंने जेल में ही डाल दिया था, जेलों में जगह नहीं बची थी, इतने लोगों को इन्होंने जेल में डाला था। द पुलिस फॉलोड गांधी जी ड्यूरिंग हिज मार्च एंड सीक्रेटली रिपोर्टेड एवरीथिंग, और गांधी जी जब मार्च करते थे तो उनकी हर बातों को वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे। हिज मीटिंग इन विलेजेस वर वेरी क्राउडेड, जब भी विलेज में गांधी जी कोई मीटिंग करते थे बहुत लोग आते थे, हर कास्ट के लोग आते थे, इवन औरतें भी आती थी। मेनी वॉलंटियर्स जॉइन द मूवमेंट एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल इवन रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स टू सपोर्ट गांधी जी। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर ने गांधी जी और फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी छोड़ दी थी। एक विलेज का एग्जांपल दिया है हमें वासना नाम के, जहां गांधी जी ने कहा इफ़ यू वांट स्वराज यू मस्ट फर्स्ट सर्व द अनटचेबल्स, यानी कि उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी भी हटानी पड़ेगी हमें तब फ्रीडम मिलेगा। जब तक हमारी सोच खुली नहीं होगी, सोच ऊँची नहीं होगी, जब तक हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे, अनटचेबिलिटी और बाकी ऐसी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि खाली टैक्स रिमूव करने से हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी, जब हर रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख पारसीस यूनाइट होंगे और हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब हमें आज़ादी मिलने वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी के बारे में लिखा था, गांधी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एज ही मूव फॉरवर्ड, जितनी आगे गांधी जी जा रहे हैं उतने ज़्यादा गांधी जी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स भी चुप नहीं रहती थी, वो भी गांधी जी के बारे में लिखते थे। तो एक सोर्स हमें पता है, अमेरिकन मैगजीन जो टाइम है, उन्होंने लिखा था कि पहले तो देखो उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन था कि वो गांधी जी की अपीयरेंस को ना मतलब आप कह सकते हो कॉमेडी करते थे, क्योंकि वो इतने दुबले पतले से थे और इतने सिंपल कपड़े पहनते थे, और कहाँ पूरी मतलब आप मानो कि पूरी सरकार, ब्रिटिश सरकार हिलाकर पूरे के पूरे इंडियंस उनको इतना ज़्यादा मानते थे। तो दे मॉक गांधी जी, दे सेड ही वाज वीक एंड माइट नॉट फिनिश द मार्च। इवन वो ऐसे कहते थे कि ये दांडी मार्च तक वहाँ पहुँचेंगे भी कैसे, तो इतने वीक से हैं। बट टाइम्स ने लेटर टाइम ने खुद ही लिखा, दे नाउ रोट दैट मार्च हैड मेड द ब्रिटिश desperately anxious. Then they started calling Gandhi ji a saint or statement, and they admired how he used peaceful and moral action as a weapon. और फिर उन्होंने उन्हीं की नहीं गांधी जी की तारीफें करनी शुरू कर दी कि कितने अच्छे इंसान हैं, ये सेंट है, महात्मा है, इस टाइप से। तो उनका भी जो है व्यू पॉइंट गांधी जी के लिए बदल गया था। अब आगे 3.2 टॉपिक आता है डायलॉग्स, वाई द सॉल्ट मार्च वॉज इम्पॉर्टेंट, क्यों सॉल्ट मार्च इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो चलो पढ़ते हैं क्यों सॉल्ट मार्च इंपॉर्टेंट थी। तो सॉल्ट मार्च इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि उससे गांधी जी को एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला था, यूरोप और अमेरिकन तक गांधी जी को अब जान गए थे। लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था, मैनी वुमेन एनकरेज बाय कमला देवी चट्टोपाध्याय जॉइन द प्रोटेस्ट एंड इवन गॉट अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट एंड लिकर लॉस। तो उन्होंने जो है उनको अरेस्ट भी हो गई थी औरतें उस समय पे। तो कहाँ हमारी औरतों को ऐसे मतलब कहा जाता था कि घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, और कहाँ वो प्रोटेस्ट करके जेल तक जा रही थी, ठीक है। ब्रिटिशर रियलाइज दे मस्ट शेयर द पावर, उस दिन ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया कि ऐसे मोनोपोली कंट्रोल अगर करके तुम चलाओगे हमारे पे रूल तो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। उसी समय पे फिर ब्रिटिशर्स क्रिएट करते हैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे होता है गांधी एल्विन पैक्ट, ठीक है। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी। तो टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रिटिशर ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी लंदन में, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1930 में हुई, वो गांधी जी के बिना हेल्ड हुई थी और वो अनसक्सेसफुल रही थी, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट लगाया जाता है 1931 में, जहाँ पे गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन जो था उनके बीच में कुछ फैसले होते हैं। आफ्टर लॉन्ग मूवमेंट जो है मीटिंग्स के बाद में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वुड बी सस्पेंडेड। इसमें इन लोगों ने डिसाइड करा, गांधी जी ने और लॉर्ड इरविन ने, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा। ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर वुड बी रिलीज, क्योंकि इतने लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया था, लोग भी अब थक चुके थे प्रोटेस्ट करते करते। तो उन्होंने जब एक्ट बनाया तो कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट बंद करोगे तो हम जो भी लोग जेल में उन्हें बाहर निकाल देंगे। एंड इंडियन कुड मेक सॉल्ट नियर द कोस्ट, और सॉल्ट नियर द कोस्ट इंडियंस बना सकते हैं, हम मोनोपोली अपनी हटा देंगे। रेडिकल नेशनलिस्ट ये नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा अब इतना हाई पॉइंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड का अब नज़र है इंडिया के ऊपर, तो इस समय पे मूवमेंट बंद नहीं करना चाहिए, अब तो बिल्कुल भगाओ फिर इन्हें हमारी कंट्री के अंदर से। तो रेडिकल्स ने कहा नहीं, गांधी जी डिड नॉट गेट फुल प्रॉमिस ऑफ फुल इंडिपेंडेंस, ओनली टॉक्स फॉर द फ्यूचर वर अश्योर्ड। तो रेडिकल्स ने कहा कि कोई आज़ादी मिल रही है हमारे को यहाँ पे, हाँ फ्यूचर में बात करेंगे आज़ादी मिलेगी, यही बात लिखी है, तो ये तो हमेशा करते हैं, तो नहीं हमें बंद नहीं करना चाहिए हमारा
जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चाहते थे कांग्रेस के लीडर्स भी, कुछ कुछ और रैडिकल्स भी। अब आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय 1931 में। पहली कब हुई थी? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, सेकेंड हुई थी अब हमारे 1931 में। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सोलो रिप्रेजेंटेटिव थे, बट मुस्लिम लीग सेड कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, ठीक है। और प्रिंसेस सेड कांग्रेस हैड नो पावर इन प्रिंसली सेट, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट। तो गांधी जी ही सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट करने गए थे। अब ये ऐसा टाइम था जब कांग्रेस के साथ में काफ़ी लोग खुद को एसोसिएट नहीं कर पाते, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा और उनकी मुस्लिम लीग ने कि कांग्रेस हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करती है। प्रिंसेस जो राजा लोग थे प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने कहा कांग्रेस हमारा हक नहीं रखेगी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस लोअर कास्ट का हक वहाँ नहीं रखने वाली है। तो कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट एनी एग्रीमेंट, और गांधी जी वापस आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो जब वहाँ पे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कुछ भी फैसला नहीं निकला, और गांधी जी वापस आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके ऊपर वाइसरॉय विलिंगडन का एक व्यू था। उन्होंने कहा, मतलब वो ना गांधी जी को बहुत हेट करते थे, ये जो नए वाइसरॉय थे। उन्होंने प्राइवेट लेटर में कहा इंडियंस को अनप्रैक्टिकल, मिस्टिकल एंड सुपरस्टिशियस, एंड सेड पीपल ट्रीटेड गांधी जी एज होली, कि भाई ये कैसे लोग हैं अनप्रैक्टिकल से गांधी जी को एक होली टाइप का मानते हैंगे। तो उन्हें इंडियंस के बारे में ऐसा ऐसा लिखा था। अब क्या होता है, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शुरू होता है, और इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे हमारी कंट्री में 1937 में ये लोग स्टार्ट करते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द 1937 इलेक्शंस फिर हेल्ड होते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, हम थोड़ा बहुत आपको सेल्फ गवर्नमेंट का हक दे देंगे कि आपके खुद के लीडर्स, इंडिया के खुद के लीडर्स आपके जो है रूल करेंगे, खाली ब्रिटिश ऑफिशियल नहीं होंगे, हम आपकी सरकार बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होंगे, ये भी लिखवाते हैं। तो इलेक्शन 1937 में होते हैं। कांग्रेस 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में जीत जाती है। उस जमाने में प्रिंसली स्टेट अलग होती थी, राजाओं की स्टेट्स पॉलिटिक्स में पड़ा है, और प्रोविंसेस यानी कि जो स्टेट शहर होते थे, स्टेट्स होती थी, वो अलग होती थी। तो 11 में से 8 जगहों पे तो कांग्रेस ही जीत गई थी, एंड प्रोविंसेस नाउ हैड कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हो गए थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी रहता था, उनके गवर्नर होते थे। जैसे आज के समय पे भी फेडरलिज्म में फॉलो होता है ना, मतलब ऐसा नहीं होता था, इतनी पावर नहीं। जैसे आज सेंटर की भी गवर्नमेंट है हमारी, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी देखो होती है ना, और हर स्टेट में गवर्नर भी होते हैं सेंटर की तरफ के, कुछ ऐसा ही आप समझ लो, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसी समय पे हमारे यहाँ थोड़े बहुत इलेक्शन इन्होंने कहा है, गवर्नेंस हमारे यहाँ शुरू हो गई। अब आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, ब्रिटेन में चल रहा था वॉर, और 1941 से 41 के अंदर गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह पे फोकस करा। गांधी जी या नेहरू ने हिटलर को अपोज करते थे वो, क्योंकि हिटलर जो जर्मनी में जूस के ऊपर कर रहा था, और कांग्रेस ऑफन सपोर्ट ब्रिटेन इन द वॉर इफ इंडिया वाज प्रॉमिस इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। तो अब गांधी जी और कांग्रेस ने ये सोचा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हम कैसे मांगे ब्रिटिशर्स से। तो हमने सोचा शायद अगर हम इनकी वर्ल्ड वॉर 2 में मदद कर देंगे तो ये हमारे को पूरे इंडिपेंडेंस दे दे, चले जाए हमें छोड़ के, भारत छोड़ के बिल्कुल ही, हमें खुद की गवर्नमेंट बनाने दे, डोमिनियन स्टेटस नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर तुम चाह रहे हो कि अगर तुम्हारी वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करोगे तो हमें तुम्हें आज़ादी दे देंगे, नहीं। सो द कांग्रेस मिनिस्टर्स अब गुस्सा हो गए, और 1939 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बिल्कुल क्यों रिज़ाइन कर दिया कि ठीक है, हमें इलेक्शन ही नहीं लड़ना, ये जो तुमने हमें सीटें दी हमें नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट ही नहीं बनानी, अगर आप हमें तब भी आज़ादी नहीं दोगे तो। मुस्लिम लीग ने भी रेजोल्यूशन पास करा 1940 में, उन्होंने डिमांड करी ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज लेटर नोन एज द पाकिस्तान। उन्होंने उसी समय पे कह दिया था कि हमें मेजॉरिटी चाहिए होगी और अपनी पावर चाहिए होगी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में, जो बाद में पाकिस्तान भी बना। तो एक 3 साइडेड स्ट्रगल अब बन गया था, एक तरफ कांग्रेस हो गई, एक तरफ ब्रिटिशर्स हो गए, और इधर मुस्लिम लीग आ गई थी मुस्लिम्स के लिए एक न्यू एरिया को ऑटोनॉमी दिलवाने के लिए। अब इसके बाद में लॉन्च होता है हमारा क्रिप्स मिशन 1942 का। ये क्या है, उस समय पे कौन थे जो है प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें ब्रिटेन के तो विंस्टन चर्चिल सबसे फेमस, आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर में से, वर्ल्ड वॉर 2 में यही थे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने क्या करा, इंडिया की सिचुएशन को संभालने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है इंडिया भेजा था अग्रीमेंट बनवाने के लिए। अब उन्होंने बहुत टॉक्स करी आके, बट वो फेल हो गई थी। कांग्रेस ने डिमांड करा था इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इफ दे वर टू सपोर्ट द वॉर, एंड ब्रिटिश ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो कांग्रेस ने उस समय पर डिमांड करा जब ये सर आए कि ठीक है हम आपकी
वॉर में हेल्प करेंगे तो जो डिफेंस मिनिस्टर होगा वो एक इंडियन होगा। जैसे आज के समय में भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर बताओ कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर इंडियन होना चाहिए, बट उन्होंने कहा नहीं हम इंडियन नहीं, हम तो ब्रिटिशर ही रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता था, ये हमारी कोई बात मानते नहीं थे और चाहते थे कि हम इनकी हमेशा मदद करें। तो इसी वजह से नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे हमने शुरू कर दिया कि ठीक है तुम्हें हमारी कोई बात सुननी ही नहीं है तो अब भागो यहाँ से, ठीक है। तो वाई क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड 1942, चलो इसको पढ़ते हैं। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो थर्ड बिग मूवमेंट लाएंगे अगेन द ब्रिटिश रूल, और जिसका नाम था हमारा अगस्त 1942 में ये शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। एज सून एज द मूवमेंट जब शुरू हुआ, गांधी जी और मेजर कांग्रेस लीडर्स को तभी के तभी अरेस्ट कर लिया। तो यंग लीडर्स ने जो है आगे के मूवमेंट को संभाला, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और सैबोटाज करके, यानी कि ट्रेनें रोककर और तार वो जो टेलीग्राफ डलता था उसे रोककर। सोशलिस्ट लीडर्स जो थे उस समय के, अब ये यंग लीडर्स थे जैसे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। अंडरग्राउंड मूवमेंट ये चलाते थे। सतारा महाराष्ट्र में, बंगाल के अंदर पीपल इवन सेटअप इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट। लोगों ने जैसे पंचायत होती है ना, लोकल गवर्नमेंट अपनी बना ली कि ठीक है हमें इनका रूल नहीं चाहिए, हम आपस में अपने इलेक्शन करा के खुद को रूल कर लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज हार्श फोर्स, ये क्या करते थे, ये लोगों को अरेस्ट करते थे, बट इट स्टिल टुक अ मोर देन अ ईयर टू कंट्रोल द रेबेलियन। इन्होंने लोगों को बहुत मारा पीटा, कोई बड़े लीडर नहीं थे, सब जेल में थे, तो 1 साल तक लगा, बट इन्होंने हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट को साल भर के अंदर ही रोक दिया। बट ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये एक ट्रूली मैस मूवमेंट था। यहाँ लाखों बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया था, ऑर्डिनरी विलेज यूथ वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था। हाउएवर वाइल कांग्रेस लीडर जेल में थे उस समय पे, तब भी जिन्ना एंड मुस्लिम लीग ने इस मूवमेंट को फुली सपोर्ट करा था और उसे बढ़ावा दिया था, स्पेशली पंजाब एंड सिंध में, जहाँ पे पहले उनकी काफ़ी कम इन्फ्लुएंस होती थी। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने इसलिए लॉन्च करा क्योंकि हम लोगों को इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारा जो है हमारे को आज़ादी मिल जाएगी, हम ये आज़ादी देना स्टार्ट करेंगे आफ्टर द क्या होता है हमारा इनका वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड होगा। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद भी जो आज़ादी देने की ये बात कर रहे थे गाइस, उससे हम अग्री नहीं कर रहे थे। अब इतना डिटेल में हमें एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, पढ़े तो पूरा आपको एक एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्या रीजंस थे। तो जो चीज़ें ये हमें ऑफर कर रहे थे वो काफ़ी आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रोवर्शियल थी। एक तो एक सेपरेट पाकिस्तान मतलब पूरा बनाने की बात हो रही थी, दूसरा और भी बहुत सारी चीज़ें ये आज़ादी दे तो रहे थे बट ऐसे देते कि उससे हम काफ़ी प्रॉब्लम में रहते और काफ़ी चीज़ें नहीं भी दे रहे थे। खाली ये कह रहे थे कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर मिल जाएगी, इवन प्रिंसली स्टेट्स तक के पास, आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो कि ऐसा इन्होंने कह दिया था कि वो भी अपनी अलग कंट्री बना सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो ये सही से नहीं कर रहे थे, तभी हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। अब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया था और इनका ब्रिटेन का जो वॉर है जब वो बिल्कुल एंड हो गया था तो गांधी जी को ये लोग रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब जब गांधी जी रिलीज़ होकर आते हैं तो मैंने आपको कहा था वैसे ही मुस्लिम लीग की पावर बढ़ रही थी और जो है मुस्लिम लीग हमेशा यही डिमांड करी थी कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री जो पाकिस्तान है वो बन जाए, और ये चीज़ कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि ऐसे होने से तो हमारा डिवीजन हो रहा है। जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत रहे थे, वो यही तो चाहते थे हिंदू मुस्लिम हमेशा डिवाइडेड रहे। तो गांधी जी आते हैं जैसी वॉर एंड होता है और गांधी जी ने जो है मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके साथ बहुत बातचीत करी, कांग्रेस भी बैठी बट कोई अग्रीमेंट नहीं निकलता है। अब वहाँ पे ना ब्रिटेन के अंदर भी वॉर के बाद में उनका जो है लीडरशिप जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ पे एक नई पार्टी आ जाती है पावर में जिसका नाम था लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी ने हमें प्रॉमिस करा कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे, पूरी इंडिपेंडेंस हमें आज़ादी दे देंगे वो, ठीक है। उन्हें अब हमें और रूल नहीं करना था। तो वेववेल प्लान आता है, लॉर्ड वाइसरॉय वेववेल आते हैं और वो आखिरी बार एक मीटिंग और कराते हैं कि चलो भाई ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स इकट्ठे बैठे, हिंदू की तरफ से मतलब आप सब लोगों को कांग्रेस बैठेगी और मुस्लिम्स की तरफ से मुस्लिम लीग बैठेगी कि वो पाकिस्तान का जो है क्रिएशन ना हो, सेपरेट कंट्रीज ना बने, दो अलग अलग पार्टीशन हमारा ना हो, तो इस पर बैठ के आप बातचीत करो, ठीक है। जाते हैं हमारे 1946 के अंदर। अब जो 1946 के इलेक्शन होते हैं कंट्री के अंदर उसमें क्या होता है, बाकी सब जगहों पर तो कांग्रेस जीतती है, जिन जगहों में मुस्लिम्स ज़्यादा थे मेजोरिटी में वहाँ मुस्लिम लीग जीत जाती है और इससे एक पोलराइजेशन, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ऐसे ही एक दो कैंप दिख गए थे, मतलब दिखाई दे रहा था कि इंडिया में एक नहीं दो प्रकार के लोग हैं, ये चीज़ प्रूफ हो रही थी। वन इज हिंदूज एंड मुस्लिम, और यही मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा था कि मुस्लिम्स भी हैं तो उनके लिए आप जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वहाँ पे पाकिस्तान बना दो, हमें हमारी ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान आता है और डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो लागू होता है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब ब्रिटिश ने क्या करा था, एक कैबिनेट मिशन प्लान सेंड करा था कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जाए और प्रोविंसेस को कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे, यानी कि अलग पार्टीशन नहीं होगा, जो
प्रोविंसेस है उनको ऑटोनॉमी दे देंगे। बट कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है दोनों ही इस बात पे नहीं मान रहे थे। कांग्रेस को प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी नहीं देनी थी कि अलग अलग राजा होंगे उनको भी बहुत ऑटोनॉमी मिले, ऊपर से वो तो ये भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान का क्रिएशन हो। और जो मुस्लिम लीग है वो चाहती थी कि एक सेपरेट कंट्री, एक सेपरेट एरिया बन जाए ज़रूर। तो डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी, ठीक है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द टॉक, जब डिस्कशन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो जिन्ना क्या लगाते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। कब? 16 अगस्त 1946 को। और उस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से क्या होता है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं कलकत्ता में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, और जहाँ पे हिंदूज को भी अटैक किया गया और मुस्लिम्स को भी अटैक किया गया। बहुत लॉस ऑफ लाइफ हुआ, बहुत लोगों की जान चली गई। दिस शोड दैट हमारी कंट्री के अंदर कम्युनल हार्मनी अब नहीं थी और पॉलिटिक्स हो रही थी, किलिंग और एट्रोसिटीज हो रही थी रिलीजन के नाम पर। चलो जी, अब आगे क्या होता है, अब माउंट बेटन आते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन, फरवरी 1947 में बेवेल को हटा दिया गया था और लॉर्ड माउंट बेटन आते हैं। लॉर्ड माउंट बेटन कहते हैं चलो एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ टॉक करवाने के बीच में, हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में, कि सेपरेट कंट्री ना बने, पार्टीशन ना हो और इंडिया को फिर हम फ्री कर देंगे। तो वो आके जब बातचीत करते हैं तो नहीं हो पाता, कोई सॉल्यूशन उनकी बातचीत से भी नहीं निकलता। और उस दिन डिसाइड हो जाता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस की डेट फिक्स्ड होती है 15 अगस्त 1947 को, ब्रिटिशर भारत छोड़ के चले जाएंगे। एंड जो है उसके बाद जो है ये भी डिसाइड होता है कि 2 कंट्री बनेंगी उस दिन पे, एक नहीं बनेगी, एक इंडिया बनेगी और दूसरा बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। अब जिस दिन हमें आज़ादी मिलती है, ह्यूज सेलिब्रेशन होता है ऑल ओवर द इंडिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, गांधी जी को लोग महात्मा गांधी की जय और फादर ऑफ द नेशन का नाम उसी दिन से देना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली हमारे को जो है आज़ादी मिल जाती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट हेरोइक डेज ऑफ द गांधी जी। तो अब हमें बताया जाएगा कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के जश्न में सब लोग थे बट गांधी जी नहीं होते थे। तो क्यों नहीं होते थे? तो ऑन द डे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, गांधी जी दिल्ली में ही नहीं थे, वो कलकत्ता में थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे दंगे हुए थे, तो दंगों को रुकवाने के लिए वो वहाँ पे थे। उन्होंने इवन जो पहला बार जो हमारे इंडिया का झंडा जो फहराया गया था लाल किले पे, उस इवेंट को भी उन्होंने अटेंड नहीं करा था। 24 घंटे उन्होंने फास्ट करा था, वो भूखे रहते थे, क्योंकि गांधी जी से मुस्लिम और हिंदूज दोनों ही इक्वली प्यार करते थे। तो वो फास्ट करते थे जिससे कि जो आपस में दंगे हैं लोग रोक दे। तो द फ्रीडम ही फॉट फॉर हैड कम विद अ पेनफुल पार्टीशन, हेट्रेड एंड वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एंड समथिंग ही डीपली रिग्रेटेड। और वायलेंस जिसको वो नफरत करते थे बिल्कुल, गांधी जी वायलेंस तो वो चाहते ही नहीं थे। इतना वायलेंस हुआ था कि उन्होंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा होगा, इतना वायलेंस हुआ था पार्टीशन के समय पे। अब गांधी जी का मिशन था पीस लेकर आने का। सितंबर से अक्टूबर तक 1947 के गांधी जी हॉस्पिटल जाते थे, रेफ्यूजी कैंप्स जाते थे, लोगों से मिलते थे जिनके बच्चे चले गए, पेरेंट्स चले गए बच्चों के, हिंदूज से मिलते थे, मुस्लिम से, सिख से मिलते थे, और उन्हें कहते थे कि पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि इवन आफ्टर द पार्टीशन इंडिया में अभी भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे। अब उनका क्या होगा, कैसे उनको जो है देखा जाएगा। एंड इवन हिंदूज एंड सिख्स जो थे उन सबको वो समझाते थे कि ठीक है अब जो हो गया, अब आप पुरानी बातें भूलो, एक दूसरे को माफ़ करो और अच्छे से रहो, ठीक है। नाउ अब बात आ गई थी राइट ऑफ द माइनॉरिटीज सॉल्यूशन। अब माइनॉरिटी कौन हो गए थे? माइनॉरिटी अब हमारी कंट्री के अंदर हो गए थे मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि अब उनकी पॉपुलेशन कम थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग कंट्री, पाकिस्तान बना दी गई थी अलग कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। तो विद द सपोर्ट ऑफ नेहरू, कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि हमने कभी भी 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करा था। कांग्रेस कभी नहीं कहती थी कि इंडिया के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं, हिंदू एंड मुस्लिम, और अलग बनाना होगा। कांग्रेस सेक्युलरिज्म पे फोकस करती थी कि आपका रिलीजन कोई भी हो, आप इंडियन हो, दैट्स मैटर, ये मैटर करता है हमारे को ज़्यादा, ठीक है। तो इवन आफ्टर द पार्टीशन दे बिलीव इंडिया मस्ट रिमेन अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन एंड मेनी कल्चर। मतलब उन्होंने कह दिया था कि हम ये नहीं करेंगे कि अगर पाकिस्तान इज़ फॉर द मुस्लिम्स तो ऐसा नहीं है कि इंडिया विल बी फॉर द हिंदूज, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया में हर धर्म और हर रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री बनेगा, ये हमने उसी दिन जो है अपना रेजोल्यूशन में बता दिया था कि ऑल सिटीजन आर इक्वल, आप किसी भी रिलीजन के आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरे राइट्स मिलेंगे। तो कांग्रेस अश्योर्ड माइनॉरिटीज़ वुड बी प्रोटेक्ट देयर राइट्स फुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कांग्रेस की होगी और उनका कोई राइट उनसे नहीं छीना जाएगा। अब गांधी जी इज फाइनेस्ट आर, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। तो काफ़ी स्कॉलर ये बिलीव करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी ने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करा था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत नाजुक हालत में
में था पूरा देश। तो जो आंदोलन मूवमेंट जो उन्होंने करे थे फाइनेस्ट आर उनका कहा जाता है आज़ादी मिलने के बाद जो उन्होंने करा, क्योंकि तब तो लोग इतने दुख में थे, दर्द में थे, राइट्स हर जगह पे हुए थे। तो बंगाल में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पीस इस्टेब्लिश हो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। दिल्ली के अंदर वो लोगों के पास गए जिनके साथ सफरिंग हुई थी, कभी राइट हिट पंजाब में गए, हर जगह लोगों से जाके मिलते थे। लोग जो है थोड़ा सा गुस्सा दिखाते थे गांधी जी के लिए। वो कहते थे कि आप यहाँ पे तो इंडिया में रह के तो कहते हो मुस्लिम्स की मदद करो, मुस्लिम्स के साथ में अब हमें गलत ट्रीट नहीं करना है, बिल्कुल भी अच्छे से रहना है, हम भाई भाई बन के रहेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन थ्योरी को बिलीव नहीं करते हैं। आप वहाँ पाकिस्तान में भी तो कुछ हिंदू अभी भी हैं, उनके लिए जाके बोलते हो। तो लोग गांधी जी को ऐसा कहते थे। येट एज डीजी तेंदुलकर नोट्स, गांधी जी वॉज इक्वली कंसर्न फॉर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान टू, बट वो कहते हैं ही फेल्ट अशेम दैट ही कुड नॉट गारंटी सेफ्टी फॉर मुस्लिम इन दिल्ली, सो हाउ कुड ही गो टू द पाकिस्तान। तो वो कहते थे कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं दिल्ली में मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पाकिस्तान जाके, जहाँ वो एक नई कंट्री बन चुकी है, वहाँ जाके हिंदू के हक के लिए क्या ही बोलूँगा। मेरी क्वेश्चन बन चुकी थी कि हिंदूज वर एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट करते थे कि अब क्या होगा हमारे नेशन का। और क्योंकि पार्टीशन में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, तो सभी दर्द में थे, आप ये समझो। अब इस वजह से होते हैं अटेम्प्ट टू किल ऑन गांधी जी। 20 जनवरी को एक अटेम्प्ट होता है गांधी जी को मारने के लिए, बट उसके बाद भी गांधी जी नहीं रुकते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रेयर्स करते हैं, शाम को प्रेयर मीटिंग होती थी गांधी जी की, वो कभी भी नहीं रुके। अब अर्लियर अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो 26 जनवरी का जो दिन था, आपको याद होगा, हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा था और उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। नाउ असली फ्रीडम मिलने के बाद गांधी जी कहते हैं कि ये 26 जनवरी का जो दिन है ये बहुत पेनफुल है, बहुत वायलेंस और बहुत डिसअपॉइंटमेंट बड़ा है। येट ही बिलीव दैट वर्स वॉज ओवर, कि सबसे बुरा कम समय तो खत्म हो ही गया है। और वो कहते थे कि अब आई थिंक सो इंडिया के अंदर इक्वालिटी ऑफ ऑल क्लासेस एंड रिलीजन होगा और कोई भी डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी नहीं होगी माइनॉरिटी पे। अब उनको ये था कि जो हिंदू मेजोरिटी है वो किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर अपना दबदबा ना दिखाए। ही विश दैट डिस्पाइट पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान अच्छे फ्रेंड्स रहे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। ये गांधी जी की सोच थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हारमनी चाहते थे, लड़ाई नहीं चाहते थे। अब होता है गांधी जी का असैसिनेशन। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी जाती है। किलर का नाम था नथुराम गोडसे, जो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे और जिन्होंने उनको मारते ही सडनली सरेंडर भी कर दिया था। ठीक है, कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब गांधी जी के डेथ के बाद ही एक अनइमेजिनेबल वेव ऑफ ग्रीव आता है पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि उन्हें लोग फादर फिगर, महात्मा, सेंट क्या क्या मानते थे। इंडियन लीडर हो, फॉरेन लीडर्स हो, जॉर्ज ऑरवेल जैसे बड़े बड़े थिंकर, इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, टाइम मैगजीन जो उन्हें कभी मॉक करते थे, उन्होंने टाइम मैगजीन वालों ने अब्राहम लिंकन से भी जो है कंपेयर करा था एक समय पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको भी उन्हीं लोगों ने मार दिया था जो उनके इक्वालिटी, ब्रदरहुड और हार्मनी वाले मैसेज के खिलाफ थे। तो टाइम रोट दैट इन डीपर सेंस द वर्ल्ड वॉज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट फेल्ड टू अंडरस्टैंड गांधी जस्ट लाइक इट फेल्ड टू प्रोटेक्ट लिंकन। तो उन्हें लग रहा था कि गांधी जी की डेथ बिल्कुल वैसी ही है जैसे लिंकन को भी मार दिया गया था, कि वो इतने ऊंची सोच के लोग हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो पॉपुलर इमेज आफ्टर डेथ, अब गांधी जी की डेथ के बाद उन्हें डिवाइन फॉर्म में दिखाया जाने लगा। नेहरू एंड पटेल उनके साथ में उनके फ्यूनरल पायर पे दिखाते थे। गांधी जी वॉज ऑफन पेंटेड अबव देम ब्लेसिंग द नेशन फ्रॉम द हेवंस। तो ऐसा दिखाया जाता था कि अब गांधी जी के बाद हमारे सामने दो कौन लीडर्स थे, हमारे नेहरू जी और पटेल जी, और गांधी जी अब ऐसे दिखाते थे कि फादर फिगर की तरह ऊपर हेवन में जाके हमारे को ब्लेसिंग्स दे। 6.1 नोइंग गांधी। तो अब ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है एंड में। अब हमें ये पता चलेगा जो इतना कुछ हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा है वो हमें समझ में कैसे आया है। तो 6.1 टॉपिक पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। तो गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास कंटेम्प्रेरीज की लिखी हुई बातें हैं जो बहुत कुछ गांधी जी के बारे में लिखते कि वो पब्लिक में कैसे बोलते थे, वो क्या चाहते थे। फॉर्मल भी है, इंस्पिरेशनल भी है और अलग अलग टाइप की स्पीचेस हैं। उनके प्राइवेट लेटर्स भी हैं हमारे पास जिसमें उनकी पर्सनल थॉट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, होप, फियर भी दिखते हैं। इससे समझ में आता था कि जो लीडर्स होते हैं वो भी ह्यूमन ही होते हैं, उनकी भी एंगर, उन्हें भी गुस्सा आता है, उन्हें भी परेशानी फील होती है। बट द लाइन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इज ब्लर्ड। मेनी लेटर्स वर रिटन पर्सनली बट इंटेंडेड टू बी पब्लिश लेटर। बट गांधी जी के लेटर्स ऐसे थे जो वो लिखते तो पर्सनली थे बट उन्हें भी पता था बाद में वो पब्लिश हो सकते हैं। तो आपको बुक के अंदर गिवन है गांधी जी के लेटर्स, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पढ़ सकते हो। राइटिंग वर कॉशियस बिकॉज एनीथिंग कुड बी बिकम पब्लिक। तो गांधी जी जब लिखते थे तो सोच समझ के लिखते थे क्योंकि कुछ भी पब्लिक हो सकता था। नेहरू पब्लिश लेटर ही रिसीव्ड इन अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, तो नेहरू जी ने भी उनके कुछ लेटर्स को पब्लिश कर दिया था। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो उनकी पब्लिक राइटिंग उनकी पॉलिटिकल इमेज थी और उनकी पर्सनल लेटर से पर्सनल इमोशन पता चलते थे, बट ज़्यादातर दोनों मिक्स हो जाते थे। नाउ फ्रेमिंग अ पिक्चर की अगर हम बात करें तो गांधी जी के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज है जो बहुत वैल्यूएबल है उनके बारे में जानने के लिए। ये उनकी डिटेल मेमोरीज, इमोशन
इंस्ट्रक्शन देती है, बट दे आर फ्रॉम द हाइंड साइड, समटाइम्स ईयर लेटर, ठीक है। और साथ ही के साथ में व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, ऑथर चूज टू रिमेंबर व्हाट दे वांट टू। जब भी कोई गांधी जी की आइडियोलॉजी लिखता था या उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखता था, तो जो ऑथर है वो अपनी मर्जी की बातें ज़्यादा अच्छे से लिखता था, जो उसे सही लगती थी। दे हाईलाइट व्हाट दे थिंक इज इंपॉर्टेंट, दे मे हाइड फॉरगेट सर्टेन इवेंट्स जो गांधी जी खुद चाहते थे लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है सेल्फ फ्रेम पिक्चर। तो हिस्टोरियन मस्ट रीड बिटवीन द लाइन ऑल्सो, कि उन्होंने क्या कहा, क्या लेफ्ट आउट हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैंने आपको कहा था ना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब आता है थ्रू पुलिस आइज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो अब अगर हम बात करें, कॉलोनियल ऑफिसर्स भी जो थे वो गांधी जी को क्लोजली देखते रहते थे। पुलिस लेटर रिपोर्ट, होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स बस सीक्रेट, देन नाउ दे आर अवेलेबल इन आर्काइव्स। तो अब गांधी जी के बारे में वो लोग क्या सोचते थे, अब हमारे पास है। एग्जाम्पल, एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट है ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि गांधी जी हैड लिटिल पब्लिक सपोर्ट, दे डिस्क्राइब्ड इट एज ड्रामा, एंटिक एंड डेस्परेट एफर्ट, दे सेड पीपल वर बिजी विद डेली लाइफ एंड हैप्पी अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये लोग ऐसे लिखा करते थे अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कि नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करा गांधी जी को, लोग तो बहुत खुश है अपनी हमारी लाइफ में ब्रिटिश रूल की। वाई दिस गैप, क्योंकि ऑफिशियल रोट व्हाट दे वांटेड टू बिलीव। अब ब्रिटिश ऑफिसर क्या हमारी तारीफें लिखेंगे अपने लेटर में? ऑब्वियस बात है, वो तो ये कन्विंस करना चाह रहे थे कि रेबेलियन ज्यादा समय चलेगा ही नहीं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो सबसे बड़ा हुआ था। एक्चुअल रियलिटी वाज ऑफन डिफरेंट, क्लैशेस और मास सपोर्ट मिला था। तो पुलिस सोर्सेज शो कि कॉलोनियल फियर्स नॉट जस्ट द फैक्ट। तो कॉलोनियल लोग बहुत डरते थे हमारे से और वो फैक्ट नहीं लिखते थे। अब न्यूज़पेपर से गांधी जी के बारे में हमें क्या पता चला, 6.4 टॉपिक। तो न्यूज़पेपर सबसे बड़ी सोर्स थी इन्फॉर्मेशन की। इंग्लिश में छपती थी ज़्यादातर और इंग्लिश के अलावा हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी छपती थी। वो गांधी जी की जर्नी, स्पीचेस, मूवमेंट और इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन सब लिखते थे। बट न्यूज़पेपर वर नॉट न्यूट्रल ऑल्सो, वो भी न्यूट्रल नहीं होते थे। हर न्यूज़पेपर पॉलिटिकल व्यू लिखता था। एक लंदन के न्यूज़पेपर ने डिफरेंट फ्रॉम इंडियन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था। लंदन वाला न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको अलग बात दिखेगी, इंडियन वाला पढ़ोगे अलग बात दिखेगी। रिपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड फियर ऑफ ऑफिशियल, एक्साइटमेंट ऑफ पब्लिक एंड बायस ऑफ द एडिटर्स। तो जो भी रिपोर्ट्स हमने देखी है वो देखे हैं, तो हमें ऑफिशियल्स का फियर दिखता था गांधी जी को लेकर, लोगों की एक्साइटमेंट दिखती थी। और जो एडिटर होता था वो जैसे इंडियन है तो वो इंडिया का लिखेगा, ब्रिटिशर है तो ब्रिटेन का लिखेगा। वाई वी मस्ट बी केयरफुल, क्योंकि नॉट एवरी न्यूज़पेपर स्टेटमेंट इज फुली एक्यूरेट। अगर न्यूज़पेपर में गांधी जी के बारे में लिखा है तो ज़रूरी तो नहीं वो सच है, वो एग्जैजरेट भी कर देते थे, कभी कभी चीज़ों को छोटा दिखाते थे। कॉलोनियल न्यूज़पेपर ऑफन पैनिक्ड अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी जी। तो वो गांधी जी को इतना पॉपुलर देख के डरते थे, तो दे ऑलवेज वॉन्टेड टू अरेस्ट हिम। एंड अगर वो उन्हें अरेस्ट भी करते थे तो उन्हें नहीं पता था क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, और अगर एक नया मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करा तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो जो है गांधी जी से डरते थे। तो फाइनल समरी अगर हम बात करें हाउ वी नो गांधी जी, तो गांधी जी को जानने के लिए हमारे पास पब्लिक राइटिंग है, जो उनके खुद के लेटर्स हैं वो है, ऑटोबायोग्राफीज है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, उससे हमें पता चला कॉलोनियल लोग उनसे डरते थे। एंड न्यूज़पेपर है जहाँ पे उनका पब्लिक रिएक्शन दिखा है, बट वो भी बायस्ड है। तो टुगेदर दीज हेल्प टू बिल्ड अ हिस्ट्री अबाउट गांधी जी। विद दिस गाइज, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़े से कुछ डिटेल नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं जिससे आप पूरे चैप्टर को समझ पाओ। जो ये मेरे सारे के सारे नोट्स है गाइज, वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हो और एक बार समझ सकते हो। मैंने आपको चैप्टर पूरा हिंदी में समझा दिया। अब जब आप चैप्टर को अगर रीड करोगे मेरे नोट से, तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में बस जाएगी, ठीक है। तो विद दिस एक भी लाइन हमारे चैप्टर की नहीं बची है, पूरे के पूरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड हम एंड करते हैं अब अपनी इस वीडियो को, और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना आखिरी चैप्टर, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें आज़ादी मिलने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाई थी अपनी और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करा था। तो नोट्स जाके इंस्टाग्राम आईडी से लो। इस चैप्टर के बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, बहुत लेंदी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज़ क्लास 11-12 जो सेकंड चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना। सीयूईटी की भी तैयारी कराऊंगी मैं वहाँ पे आपको, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।